हाँ हाँ हाँ, दोनों पहरेदार शिष्य हंस पड़े क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। मोटू ने निराश होते हुए कहा, मैंने जो कहा वह सच है बुजुर्ग, कृपया उसे रोकें। वो शिष्य जो परीक्षा दे रहा है उसके पास अद्भुत क्षमता है, वो बहुत शक्तिशाली है। वो खुद से 8वें स्तर के डिमन बीस्ट को भी मार सकता है। वो सबसे शक्तिशाली शिष्य है जिसे मैंने कभी देखा है। बुजुर्ग, मैं आपसे विनती करता हूँ, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? बिना सबूत के तुम एक बाहरी हिस्से के बुजुर्ग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। यह संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन है। चंद्रपाल ने कहा, मैंने वास्तव में आपसे झूठ नहीं बोला, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। मोटू हार न मानते हुए अपनी बात पर टिका रहा। बुजुर्ग, कृपया मेरी मदद करें। चंद्रपाल को अभी भी राजी ना होता देख मोटू ने अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं की और एक तेज धड़ाम की आवाज के साथ घुटनों के बल बैठ गया। मैं आपके झुकता हूँ, कृपया उसे बचा लें। चंद्रपाल का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, बकवास करना बंद करो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर सियान परिवार बदला ले भी रहा है तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक शिष्य की वजह से परीक्षा को रोक दूंगा? क्या तुमने दूसरे शिष्यों के बारे में सोचा है? जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अचानक मीरा ने भी घुटने टेक दिए और कहा, बुजुर्ग, कृपया कोई रास्ता सोचिए। चंद्रपाल की भौहें सिकुड़ गई। अपने सामने दो शिष्यों को बैठा देखकर उसका दिल थोड़ा नरम हो गया। फिर उसने अपनी दाढ़ी को छुआ और एक शर्मिंदा नजर से कहा, परीक्षा को रोकना संभव नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं किसी को बचाऊं तो यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसकी आंखें थोड़ी मुड़ गई और उनमें एक चमक दिखने लगी। मीरा समझ गई कि वो क्या चाहता है। उसने बिना सोचे समझे अपनी तलवार बाहर निकाली और उसे देती हुई बोली, ये एक अर्थ स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है, इसे मैंने तलवार मकबरे से प्राप्त किया था, कृपया इसे स्वीकार करें। चंद्रपाल ने स्वॉर्ड उसके हाथों से ली और उसे देखते हुए बोला, स्वॉर्ड बुरी नहीं है, लेकिन ये काफी नहीं होगी। यह साफ था कि वो कुछ बेहतर चाहता था। मोटू राम ने अपने दांत कस लिए, फायर नाइफ निकाला जो आर्यन ने उसे दिया था और कहा, ये ब्लेड काफी होना चाहिए है ना? आर्यन को बचाने के लिए वो अपनी सबसे कीमती चीज भी देने को तैयार था। मीरा ने मोटू का हाथ पकड़ा और अपना सिर हिलाया। वो उसे मना कर रही थी कि ऐसा ना करे। अरे कोई बात नहीं, ये ब्लेड चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ये सिर्फ एक ब्लेड है। अगर मास्टर को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मोटू ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने उसे कई बार बचाया था। इसके अलावा वो भी हातिम की तरह था, कोई भी उसके साथ एक इंसान की तरह व्यवहार नहीं करता था। आर्यन एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसे एक इंसान के रूप में माना था। वो आर्यन का आभारी था कि उसकी बात मानकर वो उसके साथ जेकाल संप्रदाय में आया। इसके अलावा वो हमेशा खाली हाथ रहता था और बिना हथियारों के रहने का आदी था। उस फायर ब्लेड को देखते ही बुजुर्ग चंद्रपाल की आंखें चमक उठीं, मानो उसने कोई नंगी सुंदरता देखी हो। वो बेहद उत्साहित था। एक अर्थ स्टेज स्पिरिचुअल ब्लेड को पाकर कोई भी खुश हो जाता, यहाँ तक कि उसके लिए योद्धा अपनी जान भी दे सकते थे। बुजुर्ग, क्या तुम सच में मेरे मास्टर को बचा सकते हो? मोटू ने पूछा। चंद्रपाल अपनी आंखों की लालसा को काबू नहीं कर पा रहा था और उसने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे बचाऊं, इसे मुझे दे दो, वरना बहुत देर हो जाएगी, शायद वो मर भी। मोटू ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे सौंप दिया और कहा, तो अब जल्दी करो और उसे बचाओ। चंद्रपाल अपने दिल की खुशी को काबू नहीं कर पा रहा था। उसने फायर ब्लेड को तुरंत उसके हाथों से ले लिया और ध्यान से देखते हुए बोला, अच्छा ब्लेड, ये एक अच्छी ब्लेड है। इसे रिफाइन करके सुप्रीम स्टेज का भी बनाया जा सकता है। हाँ हाँ हाँ। उसी समय कबीर और मिहुल भी बाहर निकले। मिहुल कबीर का छोटा भाई था। वो दोनों हंसते हुए बाहर आ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। उन दोनों को वहाँ देखकर और उनके चेहरों पर खुशी से भरी हंसी देखकर मोटू समझ गया कि उसे धोखा दिया गया था। उसने तुरंत आगे बढ़कर दोनों हथियारों को वापस छीनना चाहा। हालांकि उसके आगे बढ़ने से पहले ही चंद्रपाल ने एक लात से उसे उड़ाकर दूर फेंक दिया।
मोटू राम, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने एक बुजुर्ग पर हमला करने की कोशिश की, तुम मरने के लायक हो, उसने हंसते हुए कहा। मोटू ने अपने मुंह से खून की उल्टी की और गुस्से उन्हें कोसते हुए बोला, कुत्ता चोर, मैं तुम्हारे सभी पूर्वजों को मार दूंगा, मुझे मेरा फायर ब्लेड दो। मीरा का चेहरा भी गुस्से से भरा हुआ था, उसे भी धोखा दिया गया था, उसकी भी स्वॉर्ड जा चुकी थी। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि अंदरूनी हिस्से का बुजुर्ग वास्तव में कबीर के साथ होगा। शुरू से ही यह कबीर और मिहुल की चाल थी, जिसमें चंद्रपाल भी उनके साथ मिला हुआ था। वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। सियान परिवार की शक्ति केवल बाहरी हिस्से तक ही सीमित नहीं थी, उनका अंदरूनी हिस्से में भी कुछ प्रभाव था। ब्लेड? कौन सा ब्लेड? क्या तुमने मुझे कोई ब्लेड दिया था? लेकिन मुझे याद क्यों नहीं है? चंद्रपाल ने सोचने का नाटक करते हुए कहा। फिर वो दोनों पहरेदार शिष्यों की ओर मुड़ा। क्या तुमने कुछ देखा? पहरा देने वाले दोनों शिष्यों ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने उसे केवल चुपके से आप पर हमला करते देखा, लेकिन मैंने उसे कोई ब्लेड तो देते हुए नहीं देखा। चंद्रपाल के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि थी। क्या तुमने ये सुना? मैंने तुमसे कोई ब्लेड नहीं लिया। मोटे सुअर, जब तुम बोलो तो बेहतर होगा कि तुम अधिक सम्मान करो, उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा। मोटू गुस्से में था, वो लगभग अपना दिमाग खो चुका था और उसकी ओर भागा। मेरा ब्लेड मुझे लौटा दो। ये वो ब्लेड था जो आर्यन ने उसे दिया था। इसके अलावा वो रिफाइनिंग हॉल को पुनर्जीवित करने के लिए फायर ब्लेड पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन अब उससे वो ब्लेड धोखे से छीन ली गई थी। मोटू पर एक बार फिर से जोरदार वार किया गया, पर इस बार यह चंद्रपाल ने नहीं बल्कि मिहुल ने किया था। उसने अपने हाथ के एक पंजे से उसकी छाती पर वार किया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई सियान परिवार को गलत कहने की? मिहुल की हथेली मोटू की छाती पर लगी और वो हवा में एक चक्कर घिन्नी की तरह घूमते हुए कई मीटर दूर जाकर गिरा। जमीन पर गिरने की आवाज के साथ उसकी कई हड्डियों के चटकने की आवाज भी सुनाई दी। मोटू ने लगातार खून की उल्टी की, उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था, उसकी आंखें भयावह हो गईं। उसने उन तीनों को देखा और कहा, मेरी ब्लेड मुझे लौटा दो, ब्लेड मुझे लौटा दो। मीरा की अभिव्यक्ति भी अतुलनीय रूप से ठंडी थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उन दोनों भाइयों की शक्ति उन दोनों से बहुत ज्यादा। इसके अलावा उनके साथ एक बुजुर्ग भी था। मीरा ने मोटू को पकड़ा जो अभी भी आगे बढ़ना चाहता था और उससे कहा, चलो सीनियर, यहाँ से चलते हैं। अगर वो उसे नहीं रोकती तो उसकी जान भी जा सकती थी। मिहुल अभी भी उसे मारना चाहता था। अगर उसने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो उसे जान से मार देता। मोटू अभी भी हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन उसकी हालत पहले ही खस्ता हो चुकी थी और वो अब खुद को कमजोर होने के लिए दोष देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। कबीर जोर से हंसा और बोला, क्या तुम दोनों को सच में लगा कि तुम मेरे खिलाफ जा सकते हो? तुम केवल कचरा हो। तुम लोग मेरे जूते साफ करने के लायक भी नहीं हो। पर चिंता मत करो, उस लड़के के मरने के बाद तुम्हारी बारी होगी। हाँ, उसने पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी। उसके प्रभाव के कारण पूरे जेकाल संप्रदाय में उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था। आर्यन अभी भी परीक्षा के बीच में था, तो उसके खिलाफ जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। उनके साथ लड़ना पूरे जेकाल संप्रदाय के साथ लड़ने के बराबर था। इसके अलावा उसके पीछे संप्रदाय गुरु का हाथ भी था। मीरा ने गंभीरता से कहा, क्या होगा अगर आर्यन उन सभी को मार देता है तो क्या होगा? उसकी बात सुनकर तीनों ने एक दूसरे को देखा और जोर जोर से हंसने लगे। हाँ, क्या तुम मजाक कर रही हो? मुझे लगता है तुमने कोई नशीली जड़ी बूटी खा ली है। वो बस एक कचरा है, कचरा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक टूटी पसंदली वाला और बिना ड्रैगन ब्लड की एक बूंद का कचरा मेरे 300 लोगों को मारेगा। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। आज रात उसने आर्यन की पूरी जानकारी निकल वाली थी। कबीर ने कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जिसमें उसे पूरा विश्वास ना हो। वो जांच करेगा, भले ही उसने एक चींटी को कुचलकर मारा हो। और आर्यन के लिए भी ऐसा ही था। हालांकि मीरा ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उससे एक बार फिर से पूछा, क्या होगा अगर आर्यन ने उन सभी को मार डाला तो? इस बार मिहुल हंसते हुए बोला,
अगर वो सच में ऐसा कर देता है तो वो जेकाल संप्रदाय का शिष्य बन जाएगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। वो सिर्फ एक कचरा है, सिर्फ एक कचरा। हा हा हा। मीरा की आवाज और भी ठंडी हो गई। इस बार उसने चंद्रपाल की ओर देखा और कहा, क्या होगा अगर वो सभी को मार डाले? चंद्रपाल ने अधीरता से कहा, हम इसके लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। तो ठीक है फिर, अब तुम लोग उनकी लाशों को लेकर आने के लिए इंतजार करो। मीरा की काली आंखों में एक ठंडी चमक थी। दूसरी तरफ शिकार के मैदान में आर्यन घिरा हुआ था। उसको 300 से अधिक बाहरी हिस्से के एलिट शिष्यों ने चारों तरफ से इस तरह से घेरा हुआ था कि पानी की एक बूंद भी नहीं गिर सकती थी। तो मुझसे निपटने के लिए बाहरी हिस्से के 300 से अधिक एलिट शिष्यों को भेजा गया है। आर्यन ने अपने मन में सोचा। वो जानता था कि सियान परिवार उस पर हमला करेगा, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो लोग उससे निपटने के लिए इतने लोगों को भेजेंगे। वहाँ कम से कम 300 एलिट शिष्य थे। इसका मतलब था कि सियान परिवार की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था, वरना वो जेकाल संप्रदाय के इतने शिष्यों को जुटाने में सक्षम नहीं होते। हालांकि आर्यन को कोई डर नहीं था, इसके विपरीत वो थोड़ा उत्साहित था। क्योंकि उसे 300 शिष्यों के रूप में बड़ी मात्रा में ही एक्सपी पॉइंट्स दिख रहे थे, बड़ी मात्रा में ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स दिख रहे थे। उसे पहले थोड़ी चिंता थी कि वो अपनी ट्रयू एनर्जी को कैसे भरेगा, मगर अब उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वो उन सभी को मारकर अपनी ट्रयू एनर्जी को वापस भर सकता था। लड़के, पहले तूने थंडर ड्रैगन मंदिर के गुप्त क्षेत्र में मेरे एक शिष्य को मार डाला, उसका खजाना चुरा लिया जो उसने प्राप्त किया था, लेकिन अब तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू जेकाल संप्रदाय में भी आ गया। सच में मानना पड़ेगा, तेरे अंदर हिम्मत तो है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। अगर तू मुझे थंडर ड्रैगन मंदिर का खजाना दे देता है तो लाओ, उसे जल्दी से मुझे दो। ये कहते हुए केशव के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। थंडर ड्रैगन मंदिर का गुप्त खजाना उसे सियान परिवार बहुत पहले से पाना चाहता था, वरना वो लोग परीक्षा के बीच में एक शिष्य को मारने की इतनी जुर्रत नहीं करते। यह सब कुछ थंडर ड्रैगन मंदिर के गुप्त खजाने के लिए था। मीरा और मोटू राम को थंडर ड्रैगन मंदिर से सुरक्षित बाहर लाने वाला आर्यन था। इसका साफ मतलब था कि खजाना भी उसी के पास होगा। अगर सियान परिवार ने उस खजाने को हासिल कर लिया तो उनकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती। यही कारण था कि सियान परिवार ने इतने लोगों को एक साथ भेजा था। आर्यन एक पल के लिए चौंक गया और कहा, थंडर ड्रैगन मंदिर का खजाना। केशव की आंखें भयावह हो गईं और कहा, क्या? अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं मिला। मैंने थंडर ड्रैगन मंदिर की जांच की है और वो पहले ही ढह चुका है। जाहिर है कि अंदर का खजाना ले लिया गया था और वो खजाना तुम्हारे पास, जो सियान परिवार का होना चाहिए। अगर कोई मेरे सियान परिवार के खजाने को छीनना चाहेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उसकी बातों से पता चल रहा था कि रिश्वत लेने के बाद केशव खुद को सियान परिवार का हिस्सा समझने लगा था। लाओ, अब उसे चुपचाप मुझे दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसे पूरा यकीन था कि गुप्त खजाना आर्यन के पास था। आर्यन ने भीड़ की ओर देखा और कहा, खजाना सच में मेरे पास है, क्या तुम उसे लेना चाहते हो? वो एक स्पिरिचुअल हथियार है। यह बोलते हुए आर्यन ने थंडर ड्रैगन रॉड निकाला और उसे जमीन में देकर मारा, फिर हंसते हुए कहा, ये एक सुप्रीम स्टेज थंडर ड्रैगन रॉड है। क्या तुम्हें यह चाहिए? आओ और इसे ले आओ। थंडर ड्रैगन रॉड की आभा और शक्ति को महसूस करते हुए सभी 300 शिष्यों की आंखें ठंडी हो गईं। उनकी आंखें लालच से चमक उठी थी। एक सुप्रीम स्टेज हथियार। यह पहली बार है जब मैंने एक सुप्रीम स्टेज हथियार देखा है। उस मोती के अंदर देखो, उसमें 8 थंडर ड्रैगन दहाड़ मार रहे हैं। यह वास्तव में एक शक्तिशाली अस्तित्व है। यह वास्तव में एक सुप्रीम स्टेज हथियार है। काश मैं इसे ले पाता। जब वो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे तभी आर्यन को अपने दिमाग में हायरा की आवाज सुनाई दी। आर्यन भाई, मुझे वो लोग पसंद नहीं हैं। आर्यन ने उसे जवाब देते हुए कहा, क्या सच में तुम्हें वो लोग पसंद नहीं है? अगर ऐसा है तो तुम उन पर अपना गुस्सा उतार सकती हो। हे, हायरा शरारत से हंसी और सिर हिलाया। हाँ, मैं उन सभी को लकड़ी के काले कोयले में बदल दूंगी।
काला कोयला? हाँ हाँ हाँ, चलो फिर तो मजा आएगा, मैं भी ये देखना चाहता हूँ, आर्यन ने हंसते हुए कहा। थंडर ड्रैगन रॉड आम सुप्रीम स्टेज हथियारों से अलग थी। बस इसकी आभा ही किसी को डराने के लिए काफी थी। एक स्पिरिचुअल हथियार की आभा देखकर बताया जा सकता था कि वो कितना शक्तिशाली है। आभा जितनी घनी होगी, एक स्पिरिचुअल हथियार भी उतना ही शक्तिशाली होगा। थंडर ड्रैगन रॉड को देखकर केशव हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन इतना निडर होगा कि वो सीधे एक सुप्रीम स्टेज हथियार को बाहर निकाल कर रख देगा। लेकिन इससे वो खुश हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने यह उसके डर की वजह से किया था। हाँ हाँ हाँ, चलो बच्चे, तुम्हें कम से कम यह तो पता है कि बड़ों की बात माननी चाहिए। लाओ अब उसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें ज्यादा बुरी मौत नहीं मारूंगा, उसने हंसते हुए कहा। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, ले लो। देखो मैंने तो इसे जमीन में भी गाड़ दिया है, आर्यन ने हंसते हुए कहा। वो अपने दिल में बहुत खुश था। इस बूढ़े के साथ ये 300 शिष्य तुरंत मेरी ट्रयू एनर्जी को भर देंगे। हाँ हाँ हाँ, केशव की आंखें छोटी हो गई और उसने कहा, क्या तू मेरे साथ कोई चाल खेलना चाहता है? क्या तुझे ये कोई चाल लग रही है? मेरा हथियार पहले से यहाँ रखा है, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और इसे ले लो, आर्यन ने थंडर ड्रैगन रॉड से एक कदम दूर हटते हुए कहा। हालांकि केशव को इस पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो बिना किसी विरोध के एक सुप्रीम स्टेज हथियार को ऐसे ही देने को तैयार था। केशव अकेला नहीं था जिसे उस पर संदेह हो रहा था। वहाँ मौजूद 300 शिष्य भी उसे संदेह भरी नजरों से देख रहे हैं। आखिर यह एक सुप्रीम स्टेज हथियार की बात थी जिसे वो बिना विरोध के दे रहा था। वो लोग तो क्या, एक भूत भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। उनमें से किसी को भी आगे बढ़ता ना देखकर आर्यन ने फिर से हंसते हुए कहा, अरे क्या हुआ? क्या तुम लोग इसे लेना नहीं चाहते हो या फिर इतनी हिम्मत नहीं है? अगर ऐसा है तो मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ और मुझे परीक्षा देने दो। अगर तुम कुत्तों के अंदर एक सुप्रीम स्टेज हथियार लेने की हिम्मत ही नहीं है तो फिर तुम यहाँ क्या मुजरा करने आए थे? ये बोलते हुए उसने केशव की ओर देखा और कहा, मैंने सोचा था कि तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत होगी, पर तू भी एक बुजुर्ग के नाम पर कचरा है। आर्यन की बातों में अहंकार और घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। मानो उसे 300 शिष्यों ने नहीं बल्कि उसने उन 300 शिष्यों को चारों ओर से घेर रखा था। केशव के हाव भाव बदल गए। उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए अपने बगल के एक शिष्य से कहा, जाओ इसे मेरे लिए ले आओ। शिष्य के आगे बढ़ने की प्रतीक्षा किए बिना आर्यन ने तिरस्कार से कहा, तुम सच में बेकार हो। क्या तुम एक बुजुर्ग कहलाने के लायक भी हो? मेरी राय में तुम सिर्फ कुत्ते की गंदगी का ढेर हो। लड़के, तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी बन रहे हो, केशव ने चिल्लाते हुए कहा। आर्यन मुस्कुराया, मैं घमंडी हूँ तो तुम मेरा क्या कर सकते हो? केशव ने चिल्लाकर कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक अहंकारी रह सकते हो। सभी सुनो, मिलकर उस सुप्रीम स्टेज हथियार को छीन लो। मैं अब इस पर कोई दया नहीं करने वाला। इसने सियान परिवार का खजाना चुराने की कोशिश की। वो अकेला आगे नहीं बढ़ना चाहता था। आर्यन के पास एक सुप्रीम स्टेज रॉड थी और उसे डर था कि वो उससे उस पर हमला कर सकता है। उसे उस पर पूरा विश्वास नहीं था। यह सुनकर सभी एक कदम आगे बढ़ गए। चाहे कुछ भी हो, एक सुप्रीम स्टेज हथियार को छूना भर उनके लिए पूरी जिंदगी डींग मारने के लिए काफी था। 300 लोग एक साथ आर्यन की ओर टूट पड़े। घेरा छोटा होता जा रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि वो 300 शिष्य धीरे धीरे थंडर ड्रैगन रॉड के हमले की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। फिर उसने डरने का नाटक किया और कहा, केशव, तुम कायर हो। अगर हिम्मत है तो अकेले आओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुम एक अकेले इंसान पर 300 लोगों के साथ हमला कर रहे हो। जब केशव ने आर्यन के चेहरे पर डर देखा तो वो हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? तेरा घमंड कहाँ गया? क्या अब तुम घमंडी नहीं बनोगे? क्या कहा तूने? तू मुझसे लड़ना चाहता है? तेरी अभी इतनी औकात नहीं है कि मैं तेरे साथ लड़कर अपने हाथ गंदे करूं। तू सिर्फ एक कचरा है, कचरे का ढेर है। यह मेरे सियान परिवार का इलाका है, यहाँ तू कुछ नहीं कर सकता। तेरे लिए तो बस मेरे शिष्य काफी हैं। वो यह दिखाने की कोशिश कर रहा था।
कि उसके आगे उसकी कोई औकात नहीं है। हालांकि उसे यकीन था कि थंडर ड्रैगन रॉड में कुछ अजीब है, इसलिए वो खुद आगे नहीं बढ़ा बल्कि उन 300 शिष्यों को आगे रखा और खुद पीछे रहा, क्योंकि चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना हो, उसके लिए इतने लोगों को मारना असंभव होगा। हाँ, लड़के, अब तेरे पास बचने का कोई मौका नहीं है। अब से यह सुप्रीम स्टेज हथियार मेरे सियान परिवार का होगा, केशव ने हंसते हुए कहा। घेराबंदी छोटी से छोटी होती जा रही थी। अंत में केवल 2 मीटर से कम की जगह बची थी। हर कोई आर्यन को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। ओए कचरे, यह सुप्रीम स्टेज हथियार तेरे किसी काम का नहीं है। हाँ, एक कचरे के हाथों में यह भी कचरा बनकर रह जाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक सुप्रीम स्टेज हथियार रखने के लायक हो? जब सब लोग उसे कोस रहे थे, तब आर्यन ने अपने मन में हायरा से पूछा, क्या तुम तैयार हो? हायरा ने कहा, मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है। आर्यन ने अपने हाथ में ट्रयू एनर्जी इकट्ठा की और थंडर ड्रैगन रॉड में भर दी। घेराबंदी के छोटा होने से वो वापस थंडर ड्रैगन रॉड के पास आ चुका था। जैसे ही ट्रयू एनर्जी थंडर ड्रैगन रॉड में गई, मोती के अंदर 8 थंडर ड्रैगन एक साथ दहाड़ने लगे। थंडर ड्रैगन रॉड से एक रोशनी बाहर निकली जो सीधे आकाश में चली गई। जल्द ही बादलों ने पूरे शिकार मैदान को ढक लिया और बिजली की गड़गड़ाहटों ने आसमान को हिलाकर रख दिया। अचानक एक बिजली की रोशनी काले बादलों से बाहर निकली और नीचे खड़े एक शिष्य के ऊपर गिरी। पलक झपकते ही वो शिष्य भाप बनकर उड़ गया और उसकी जली हुई राख हवा में फैल गई। आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, बधाई हो तुम्हें एक युद्धराज योद्धा को मारने पर 700 एक्सपी पॉइंट्स, 800 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। कच 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 बिजली बेतहाशा गिर रही थी। इसके अलावा हायरा ने अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके बिजली को और अधिक खतरनाक और अधिक तीव्र कर दिया। थंडर ड्रैगन रॉड का गुप्त हमला नाइट एल्व्स जारी कर दिया गया है। ऐसा लग रहा था कि हायरा ने अपने हाथ में एक जादुई छड़ी पकड़ी हुई थी जिसमें 2 लंबी पोनीटेल थीं, जो एक सुंदर लड़की योद्धा की तरह लग रही थी। अपने हाथ में एक जादू की छड़ी पकड़े हुए उसने शरारत से कहा, मैं थंडर गॉड हूँ, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगी, मैं तुम सभी को जलाकर काला कोयला बना दूंगी। हुश 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 हुश। 8 थंडर ड्रैगन जोर जोर से दहाड़ रहे थे। आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट हुई और अतुलनीय रूप से मोटी बिजली और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। ये जिस भी शिष्य के ऊपर गिर रही थी वो पलक झपकते ही खाक में मिल रहा था। यहाँ तक कि उनकी खाक से बनी राख भी नहीं बच रही थी। यह वास्तव में एक खौफनाक, दिल दहला देने वाला मंजर था। आर्यन, बधाई हो तुम्हें एक युद्धराज को मारने पर 700 एक्सपी पॉइंट्स, 800 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। आर्यन, बधाई हो तुम्हें एक युद्धराज को मारने पर 700 एक्सपी पॉइंट्स, 800 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। आर्यन, बधाई हो तुम्हें एक युद्धराज को मारने पर 700 एक्सपी पॉइंट्स, 800 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज लगातार तेज धमाकों की तरह गूंज रही थी। आर्यन के लिए यह भावना बहुत अच्छी थी। उसके ही एक्सपी पॉइंट्स पागलपन से बढ़ रहे थे और ट्रयू एनर्जी भी इसी तरह पागलपन से बढ़ रही थी। बिजली के कारण मैदान में मौजूद 300 शिष्य काले कोयले में बदल गए। मदद करो, बूम, मुझे छोड़ दो, मैं तो यहाँ बस परीक्षा देने आया था। मुझे कोई रास्ता दीजिए, यह दुनिया का अंत है, कोई तो हमें बचाओ। बच्चों की तरह रोते हुए और भेड़ियों की तरह चिल्लाते हुए वो अपनी पूरी ताकत से बाहर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी गति बिजली की गति की तुलना में कुछ भी नहीं थी। वो लोग बिजली के आगे बेबस थे। हायरा थंडर ड्रैगन रॉड में मौजूद मोती में खुशी से हंसते हुए उछल रही थी। 8 थंडर ड्रैगन उसके चारों ओर घूम रहे थे और वो अपनी छड़ी लहराते हुए चिल्ला रही थी, उन सभी को कोयले में बदल दो। हायरा उन लोगों से नफरत करती है। हम्फ हम्फ, आर्यन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी उनसे नफरत है। आर्यन का बस एक रूल था, जो मारे जाने के योग्य हैं, उन्हें मार दिया जाना चाहिए। 1 मिनट से भी कम समय में
मोती के अंदर के 8 थंडर ड्रैगन शांत हो गए। थंडर ड्रैगन रॉड की आभा शांत हो गई और आर्यन के आसपास 200 से अधिक काले कोयले की मूर्तियां दिखाई दी। 300 में से एक भी शिष्य जिंदा नहीं बचा था। केवल केशव बचा था, जो अपनी जगह पर एक मूर्त की तरह जमा खड़ा था। थंडर ड्रैगन रॉड की इतनी खतरनाक शक्ति देखकर वो भौंचक्का रह गया था और सदमे की वजह से पूरी तरह से बौखला गया था। हालांकि उसे बिजली का कोई भी झटके नहीं लगा था, लेकिन अभी उसकी हालत ऐसी ही थी जैसे उसे कोई बिजली का झटका लगा हो। उसका सिर सुन्न हो गया था, उसकी आंखों की दोनों पुतलियां फैली हुई थीं और आर्यन को देखते हुए उसका मुंह फटा हुआ था। भ्रम भ्रम, यह सब एक भ्रम है। वो पूरी तरह से पागल होने वाला था। असंभव असंभव, कोई भी सुप्रीम स्टेज हथियार इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसके लिए एक ही बार में इतने सारे लोगों को मारना असंभव है। ये नहीं हो सकता। वो टूट चुका था। केवल 1 मिनट में थंडर ड्रैगन रॉड के गुस्से ने उसके 300 शिष्यों को मार डाला था। यह अकल्पनीय रूप से भयावह था। आर्यन ने अपनी थंडर ड्रैगन रॉड को वापस स्पेस रिंग में रखा और एक कदम आगे बढ़ाया। पलक झपकते ही वो केशव के सामने पहुंच गया और उससे ठंडी आवाज में कहा, बुजुर्ग, क्या आपको कुछ मजा आया? क्या अब मेरे पास तुमसे लड़ने की योग्यता है? क्या मेरे पास अब आपके सियान परिवार के साथ खेलने की योग्यता है? क्या अब आपको घमंड करने का कुछ अधिकार है? उसका हर वाक्य अहंकार, प्रभुत्व और घमंड से भरा हुआ था। केशव एक कदम पीछे हट गया। उसने अचानक अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, कुत्ते, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। उसकी तलवार में लेवल 1 के युद्ध सम्राट की शक्तियां भरी हुई थी। साथ ही उसके शरीर से भी युद्ध सम्राट की आभा फूट पड़ी। ओह, तो तुम एक युद्ध सम्राट हो? आर्यन की आंखें छोटी हो गई और उसने अपने दोनों हाथों को उठाकर ड्रैगन स्लेयर को बुलाया। तुरंत उसके हाथों में ड्रैगन स्लेयर आ गया, जिसे घुमाते हुए उसने एक वार किया। सामने से आती केशव की तलवार ड्रैगन स्लेयर के वार से कई टुकड़ों में टूट गई। यहाँ तक कि केशव का हाथ भी सुन्न हो गया था और वो कई मीटर दूर जाकर गिरा। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को अपने कंधे पर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि जुबिन की मृत्यु कैसे हुई? केशव का दिमाग गड़बड़ में था। उसने अभी अपनी पूरी शक्ति का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो पहले से ही बिजली की गड़गड़ाहट के प्रकोप से डरा हुआ था। आर्यन की ठंडी आंखों को देखकर उसके दिल में और भी डर पैदा हो गया। आर्यन उसकी ओर कदम दर कदम बढ़ रहा था। वो पीछे की ओर हटते हुए बोल रहा था, मत करो, मत करो, मुझे मत मारो, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं बाहरी हिस्से का एक बुजुर्ग हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे तो जेकाल संप्रदाय तुम्हें जाने नहीं देगा और तुम सियान परिवार के बारे में मत भूलना, उनसे भी मेरा रिश्ता है। और कबीर तुम्हें जाने नहीं देगा। उसका दादा कुंदन भी मेरे साथ हैं, वो तुम्हें मार देंगे। वो पीछे की ओर हटता रहा। आर्यन ने अपने कंधे पर रखे ड्रैगन स्लेयर को एक हाथ से सहलाया और मुस्कुराते हुए उसके पास आना जारी रखा। क्या सियान परिवार इतना मजबूत है? अरे नहीं, मुझे अभी ट्रयू एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। फिर उसने हंसते हुए आगे कहा, ये मेरी ब्लेड बहुत भूखी और प्यासी है। अचानक आर्यन ने एक कदम आगे बढ़कर ड्रैगन स्लेयर को उठाया और केशव की गर्दन पर वार किया। इससे केशव इतना डर गया कि उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते। हातिम अभी भी हमारे सियान परिवार के हाथों में है। मीरा और मोटू भी हमारे सियान परिवार के हाथों में हैं। अगर तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे तो वो सभी मर जाएंगे। तुम मुझे मार नहीं सकते। आर्यन एक पल के लिए रुक गया। जब केशव ने देखा कि आर्यन रुक गया है तो उसने तुरंत कहा, अगर तुम मुझे मार दोगे तो वे सभी मर जाएंगे। अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं उन्हें जाने दूंगा। मेरे एक के बदले में 3 जीवन। जब तक वो जिंदा रहेगा उससे बदला लेने के लिए उसे और मौके मिल जाएंगे। अभी के लिए सबसे जरूरी उसे अपना जीवन बचाना लगा। ये देखकर कि आर्यन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसकी अभिव्यक्ति ने अहंकार का निशान फिर से हासिल कर लिया और कहा, आर्यन, बेहतर होगा कि तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो। उन लोगों की जिंदगी मेरे हाथों में है। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता।
आह! उसकी बात खत्म होने से पहले ही आर्यन ने पहाड़ तोड़ मुक्के और अपनी दाहिने हाथ में जादुई शक्ति को थोड़ा इकट्ठा किया और अपने ब्लेड को कंधे से नीचे उतारा। शू! एक वार के साथ केशव का शरीर दो भागों में बंट गया। उसके शरीर के दो हिस्सों में 100 मीटर की दूरी थी। यह अतुलनीय रूप से क्रूर था। आर्यन की नजरें अंधेरी हो गईं और ठंड से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहते हो, क्योंकि एक बार जब मैंने किसी को जान से मारने का ठान लिया तो उसे खुद साक्षात भगवान भी नहीं बचा सकता। फिर आर्यन ने अपनी आंखें थोड़ी उठाईं और बादलों में खड़ी जैकाल चोटी को देखा और बड़बड़ाया, अगर कोई भी मेरे लोगों को छूने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे और उसकी सारी नस्लों को मिटा दूंगा। सियान परिवार, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो और आगे बढ़ो। वो इस बहुत गुस्से में था, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि किसने उसके लोगों को छूने की हिम्मत की, वो उन सब को खत्म कर देगा जो ऐसा करेंगे। उसके सिर का शायद कोई पेंच ढीला था और वो केवल इस बात की परवाह करता था कि उसके लोगों को कोई न छुए, वरना उसे एक खून का प्यासा शैतान बनने में देर नहीं लगती थी। आर्यन को जिसकी ज्यादा चिंता थी वो हातिम था। जहाँ तक मीरा और मोटू राम की बात है, उसे पता था कि वो दोनों ठीक होंगे, क्योंकि वो दोनों बाहरी हिस्से के शिष्य थे, तो सियान परिवार के लोग जल्दी से उनको कुछ नहीं करेंगे। हालांकि आर्यन को पूरा यकीन था कि हातिम अभी मरा नहीं है, क्योंकि सिस्टम के द्वारा दिया गया मिशन अभी तक बंद नहीं हुआ था और इसका मतलब था कि वो भी ठीक है। अगर हातिम मर गया होता तो मिशन विफल हो जाता। हातिम मेरा इंतजार कर रहा होगा, आर्यन ने अपने मन में सोचा। अगर उसे किसी ने भी छूने की हिम्मत की तो मैं उसे इस दुनिया से ही गायब कर दूंगा, उसने अपने दिल में जोर से चिल्लाते हुए कहा। सुबह के समय तलवार मकबरे का निकास द्वार खुल चुका था और परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। शिकार के मैदान से सभी शिष्य बाहर निकल रहे थे और जेकाल चोटी की ओर बढ़ रहे थे। कुछ शिष्य आत्मविश्वास से भरे हुए थे, जबकि कुछ निराश थे। आर्यन भी उन लोगों की भीड़ में शामिल हो गया। जब वो जेकाल चोटी पर पहुँचे तो वो उनके बीच ही कहीं खड़ा हो गया। अचानक उसकी नाक में एक परिचित खुशबू आई। जहरीली विडो। आर्यन ने अपनी एक आंख पीछे की ओर घुमाकर देखा कि वास्तव में यह जहरीली विडो थी। हालांकि वो कल से अलग थी। आज उसके बगल में 5 से 6 शिष्य खड़े थे और वो सभी आर्यन को ही देख रहे थे। जहरीली विडो ने हत्या के इरादे से आर्यन की ओर देखा। वो वही है। ओह, तो यह वो लड़का है। इसी के साथ उन सभी ने तुरंत आगे बढ़कर आर्यन को चारों ओर से घेर लिया। उनमें से एक लड़के ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, मैंने सुना है कि तुम बहुत घमंडी हो। यह लड़का एक मोटे तंदूर की तरह था, जिसकी तोंद आगे निकली हुई थी। आर्यन हल्के से हंसा और बोला, यह घमंड ही तो है जो एक इंसान को जीवित रखता है। अगर आप घमंडी नहीं बनेंगे तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इसका मतलब कि तुम मेरे सामने घमंड दिखाने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? उसे मोटे लड़के ने आर्यन को बुरी तरह से घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था। आर्यन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुआ कहा, यार, मुझे सच में नहीं पता कि तुम कौन हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? मोटे लड़के को गुस्सा आ गया। उसने अपना हाथ उठाया और यह कहते हुए आर्यन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। तुम मुझे अपना बाप कह सकते हो? क्या कहा? बेटा कह सकता हूँ तो तुम मेरे बेटे हो, ठीक है। आर्यन ने उसका मजाक उड़ाया और आसानी से उसके थप्पड़ से बच गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, मुझे सच में नहीं पता था। यह सुनकर मोटा लड़का गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, बेटा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बेटा बाप को मारना चाहता है? अरे नहीं, यह गलत बात है। मुझे तुम्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए थे। मोटा लड़का चिल्लाया। आह! इसी के साथ उसने अपने दोनों हाथों को फैलाया और आर्यन को भींचने के लिए आगे बढ़ा। एक बार उसकी बाहों की जकड़न में आर्यन आ जाता तो उसकी हड्डियों का चूरा बन सकता था। हालांकि इससे पहले कि वो मोटा लड़का आर्यन को अपनी बाहों की जकड़न में भींच पाता, आर्यन ने अपना एक पैर उठाया और उसकी दोनों टांगों के बीच में एक जोरदार लात मारी।
अगले ही पल कुछ टूटने की आवाज आई और वो मोटा उछलते हुए चिल्लाने लगा। बाबा, उसकी टांगों के बीच जो कुछ टूटा था उससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। एक बार के लिए तो उसे लगा जैसे कि उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया हो। उस मोटे लड़के की आंखें अचानक फूल उठीं, जैसे कि वो फटने वाली हों। उसके पैर एक साथ चिपके हुए थे और उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें गुस्से में आग उगल रही थी। तुम वो लंबे समय तक ऐसे ही गड़गड़ाता रहा, लेकिन फिर भी अगला शब्द नहीं कह सका। जहरीली विडो की आंखें काली हो गईं। कचरा, बेकार कचरा, तुम सब एक साथ हमला करो। आर्यन मुस्कुराने लगा और बोला, यह तो मेरा बेटा है, मैं इसे ज्यादा नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुम लोगों ने आगे बढ़ाने की हिम्मत की तो इसके जिम्मेदार तुम लोग खुद रहोगे। मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। उसकी इस बात को सुनकर बाकी 5 लड़के तुरंत रुक गए और आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे। लड़कियां जरूरी थी, लेकिन जान बचेगी तभी तो वो उनके साथ मजे कर पाएंगे और अभी के लिए उन्हें अपनी जान प्यारी थी। जहरीली विडो ने आर्यन को खा जाने वाली नजरों से देखा और नफरत से अपने दांतों को भींचते हुए बोली, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, बस तुम इंतजार करो। आर्यन ने कहा, क्या तुम फिर से नग्न होना चाहती हो? हाँ हाँ हाँ। तुम कल जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचकर जहरीली विडो को गुस्सा आ गया, लेकिन वो जानती थी कि वो उसका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वो उनमें से नहीं थी जो इतनी आसानी से हार मान ले। जैसे ही उसे कोई मौका मिलेगा वो निश्चित रूप से उसे मार डालेगी। अगर वो जैकाल संप्रदाय में भी चला गया तो भी उसके पास मौका होगा, क्योंकि उसके पास परीक्षा को पास करने के जरूरी अंक मौजूद थे। इस तरह वो जैकाल संप्रदाय में आसानी से प्रवेश कर जाएगी। जहरीली विडो ने अपने मन में सोचा, तुम्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत समय है, बस मेरा इंतजार करो। आधे घंटे बाद आर्यन बाहरी हिस्से की जैकाल चोटी पर सभी शिष्यों के साथ प्रशिक्षण मैदान में लौट आया। पूरा मैदान लोगों से भर गया था। इन लोगों में वो लोग भी थे जो कल की परीक्षा में फेल हो गए थे और बाहरी हिस्से के शिष्य भी थे। आर्यन ने मैदान में चारों ओर अपनी नजर घुमाई, लेकिन उसे मीरा और मोटू राम कहीं नहीं दिखे। इससे वो उनके लिए थोड़ा परेशान हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि केशव ने जो कहा वो सच था? क्या सच में उन्हें सियान परिवार ने पकड़ लिया है? वो गुप्त रूप से चिंतित था। हालांकि वहाँ कोई था जो उससे भी अधिक चिंतित था। वो कोई और नहीं बल्कि बाहरी हिस्से का एक बुजुर्ग था जिसका नाम गणपत था। वो मंच के ऊपर खड़ा था और शिकार के मैदान से लौटे शिष्यों के बीच में अपनी नजर चारों तरफ दौड़ा रहा था। उसने जिन 300 बाहरी हिस्से के शिष्यों को सियान परिवार के बुजुर्ग कुंदन के कहने पर एक प्रतिभागी का खेल खत्म करने के लिए भेजा था, उनमें से एक भी शिष्य अभी तक नहीं लौटा था। यहाँ तक कि बुजुर्ग केशव भी कहीं नहीं दिख रहे थे। ऐसा क्यों था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वक्त के अनुसार उन्हें बहुत पहले ही लौटकर आ जाना चाहिए था। वो 300 शिष्य थे जो सभी एलिट शिष्य थे। सिर्फ यह कह देना कि वो कहीं गायब हो गए हैं मूर्खता होगी। इसके अलावा उनके साथ एक बाहरी हिस्से का बुजुर्ग था जो एक युद्ध सम्राट भी था, भी कहीं गायब था। बुजुर्ग गणपत अकेला नहीं था जो परेशान था। मंच के एक कोने में बैठा मिहुल का भी यही हाल था। यह उसी के सियान परिवार की ताकत का प्रभाव था जो बाहरी हिस्से का एक बुजुर्ग और 300 शिष्य शिकारों के मैदान में एक प्रतिभागी को खत्म करने गए थे, लेकिन अब उन्हें लौटता न देखकर उसका दिल भी बैठ गया। उसी समय एक शिष्य ने आकर गणपत के कान में कुछ फुसफुसाया, जिसे सुनकर गणपत के कान खड़े हो गए और उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने तुरंत भीड़ की ओर अपनी नजर घुमाई और उनके बीच में खड़े आर्यन पर जाकर उसकी नजर रुक गई। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? वो अभी भी जिंदा कैसे हैं? गणपत की आंखें काली हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि बुजुर्ग केशव और बाकी लोगों को उसे मारने का मौका मिला ही ना हो। मिहुल से यह बर्दाश्त नहीं हो सका और वो मंच के पीछे अपने दादाजी और बड़े भाई के पास चला गया, लेकिन अपने दादाजी और बड़े भाई के चिंतित भाव देखकर वो कुछ बोल नहीं सका। वहाँ कबीर मिहुल की तुलना में अपने दिल में और भी अधिक चिंतित था।
क्योंकि केवल उसे थंडर ड्रैगन मंदिर के गुप्त खजाने के बारे में पता था। उसने केशव को भी उसका कुछ हिस्सा देने का लालच दिया ताकि वो केवल उसे ही खजाना ला कर दे। यही कारण था कि वो आर्यन को सबसे ज्यादा मारना चाहता था। अगर उसके पास थंडर ड्रैगन मंदिर का खजाना होगा तो अंदरूनी हिस्से में जाकर उसका प्रभाव बाहरी हिस्से की तरह ही होगा। यही कारण था कि वो आर्यन के मरने की खबर को लेकर इंतजार नहीं कर पा रहा था। बाहर मंच पर बाहरी हिस्से का एक बुजुर्ग तलवार पर उड़ते हुए आया और गणपत के पास जाकर बोला, वो मुझे कहीं नहीं मिले, उनका पूरे शिकार के मैदान में नामो निशान तक नहीं है। उसकी आवाज में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी। क्या यह सुनकर गणपत के मुंह से जोर से निकला, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। आपने नहीं देखा? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उन्हें धरती निगल गई है या आसमान का कहर उन पर टूटा है? मंच के नीचे खड़ी शिष्यों के भीड़ में अभी तक हलचल मची हुई थी, लेकिन अचानक से आई बुजुर्ग गणपत की तेज आवाज से वहां सन्नाटा पसर गया। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ है। हालांकि उन्हें जल्द से जल्द अपने परिणाम जानने थे। एक पल के सन्नाटे के बाद वहां माहौल शोरगुल वाला हो गया। सभी शिष्यों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे बुजुर्ग, आप क्या कर रहे हैं? क्या परीक्षा के परिणाम नहीं बताएंगे? हमें जल्द से जल्द अपने परिणाम जानने हैं। हाँ, अब कितनी और देर लगेगी? वक्त पहले ही हो चुका है। जल्दी करो और परिणाम बताओ। हमें कितनी देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, पर आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमें जल्दी से परिणाम जानने हैं, परिणाम बताओ। हर कोई जल्द से जल्द अपनी रैंकिंग जानना चाहता था और जानना चाहता था कि वो परीक्षा में पास हुए हैं या नहीं। हालांकि गणपत ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और बड़े कदमों के साथ मंच के पीछे चला गया। वहाँ कुंदन और कबीर के साथ बुजुर्ग चंद्रपाल भी बैठा था। मेहुल भी वहाँ खड़ा था। गणपत जल्दी से कुंदन के पास गया और कहा, बुजुर्ग कुंदन, सभी 300 शिष्य गायब है। उनमें से अभी तक एक भी नहीं लौटा है। यहाँ तक कि बुजुर्ग केशव का भी कुछ अता पता नहीं है। क्या कहा? कुंदन और चंद्रपाल दोनों एक साथ खड़े हो गए। कुंदन ने भयावह नजरों से गणपत को देखा और कहा, तुम क्या कह रहे हो? यह कोई मजाक नहीं है। बुजुर्ग केशव एक युद्ध सम्राट हैं, उसके लिए गायब होना असंभव है। गणपत का चेहरा निराशा में डूब गया और उसने धीमी आवाज में कहा, जिस बच्चे को आप मारना चाहते थे वो अभी भी सही सलामत है और वापस आ गया है। यह सुनकर कबीर का चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया और अचानक उसे कल रात मीरा के कहे गए शब्द याद आ गए। क्या होगा अगर आर्यन ने उन सभी को मार डाला तो? चंद्रपाल को भी यह शब्द याद आ गए और उसका मुंह भयावह हो गया। बुजुर्ग केशव और 300 शिष्य वापस नहीं आए थे, पर विजय वापस आ गया था। इस बारे में ख्याल आते ही वो गुप्त रूप से कांप उठा था। हालांकि फिर उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। एक और बुजुर्ग जिसका नाम नंदलाल था आगे आया और कुंदन के सामने झुककर बोला, बुजुर्ग, आप ज्यादा फिक्र मत करो, भले ही वो लड़का विजय वापस आ गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि बुजुर्ग केशव मर चुका होगा। मैं जाकर देखता हूँ। कुंदन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जाओ। फिर वो गणपत की ओर मुड़ा। बुजुर्ग गणपत, आप परीक्षण के परिणाम देखें। जब तक नंदलाल शिकार के मैदान से वापस नहीं आ जाता तब तक कुछ करने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग गणपत ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। उसके बाद नंदलाल ने भी कहा, ठीक है, मैं अब जाता हूँ। फिर वो अपनी तलवार लहराकर वहाँ से तुरंत गायब हो गया। कबीर के चेहरे पर गुस्से और निराशा के भाव थे। यह होना नामुमकिन है, वो अपने मन में लगातार बड़बड़ा रहा था। गणपत वापस मंच पर लौट आया और उसने कहा, तो अब हम परिणामों का परीक्षण शुरू करने जा रहे हैं। हजारों शिष्य एक एक करके आगे बढ़े और उन सभी ने अपने अपने तलवार बीस्तों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। फिर उनके नामों के बगल में उनके द्वारा शिकार किए गए बीस्तों की गिनती लिखी जा रही थी। आर्यन अभी भी भीड़ के बीच में खड़ा था। उसकी आंखें लगातार चारों तरफ किसी को तलाश कर रही थी, मगर उसे वो मिल नहीं रहे थे जिनकी उसे तलाश थी। आर्यन को अभी भी मोटू राम और मीरा कहीं नजर नहीं आए थे। इससे उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या सचमुच कुछ हुआ है? वो अपने मन में यह सोचे बिना रह नहीं सका। दूसरी ओर जेकाल चोटी के नीचे, मुझे देर हो गई, मुझे देर हो गई।
यह सब मेरी गलती है, मोटू ने खुद को दोषी ठहराते हुए कहा। इस समय उसका चेहरा पीतल की तरह पीला पड़ा हुआ था और उसका शरीर बेहद कमजोर लग रहा था। कांटेदार चाबुक के 100 हमलों से उसके पिछले हिस्से में सूजन आई हुई थी। चंद्रपाल की लात और मिहुल की हथेली ने लगभग उसकी जान ले ली थी। उसे वास्तव में सांस लेने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अगर उसके अंदर बदला लेने की इच्छा नहीं होती तो वो बहुत पहले ही मर चुका होता। मोटू ने फिर अपने पीछे एक छड़ की मदद से चल रही मीरा की ओर देखा। जूनियर सिस्टर, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ। हमें जल्द से जल्द ऊपर जाना होगा और देखना होगा कि क्या मास्टर अभी जिंदा है या नहीं। मीरा ने अपने दर्द को छिपाते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं चल सकती हूँ। वो आर्यन को लेकर बहुत चिंतित थी, यहाँ तक कि जानलेवा दर्द होने के बावजूद भी वो सिर्फ यह देखने के लिए जेकाल चोटी पर जा रही थी कि वो सही सलामत परीक्षा से वापस लौटा है या नहीं। मोटू राम उसके लिए थोड़ा परेशान था। उसकी ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। उसने अपने दिल को कस लिया और अपने मन में कहा, अगर मास्टर को सच में कुछ हुआ तो सियान परिवार में तुम्हारी नस्लों को मिटा दूंगा, इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। फिर उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया। भले ही मीरा ने कहा हो कि उसे मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो ये जानता था कि वो उससे झूठ बोल रही थी। मीरा को वास्तव में बहुत दर्द हो रहा था, तो उसने कुछ नहीं कहा और मोटू के हाथ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने लगी। उसके दिल में, चाहे आर्यन ने परीक्षा पास की हो या नहीं, वो बस यह चाहती थी कि आर्यन यहाँ से चला जाए। अगर आर्यन जेकाल संप्रदाय में रहेगा तो उसके लिए हर दिन बहुत खतरनाक होगा और हर रोज उसकी जान पर खतरा मंडराता रहेगा। वो चाहती थी कि आर्यन यहाँ ना रुके। उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि वो परीक्षा से जिंदा वापस लौटा है या नहीं, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो ठीक होगा। कुछ देर बाद जब वो दोनों जेकाल चोटी पर पहुँचे तो 2 पहरेदार शिष्यों ने उनका रास्ता रोक दिया और उनके सामने आकर खड़े हो गए। वो सियान परिवार से थे और बाहरी हिस्से के शिष्य भी थे। मीरा, हमारे साथ चलो, उनमें से एक शिष्य ने कहा। उन दोनों को देखकर मीरा का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। अचानक उसका शरीर हिला और वो बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गई। हालांकि उनकी शक्तियों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। इससे पहले कि वो एक भी कदम आगे बढ़ पाती, उनमें से एक शिष्य ने उसके पेट पर लात मारी और उसे दूर उड़ाकर फेंक दिया। मीरा का शरीर उड़ते हुए पीछे जाकर एक बड़ी चट्टान से टकराया, जिससे उस चट्टान में भी कुछ तिरछी दरारें आ गई और मीरा का शरीर खून से लथपथ हो गया। उसके मुंह से बिना रुके खून निकल रहा था। क्या तुम अपनी थोड़ी बहुत शक्तियों के साथ हमसे बचकर जाना चाहती हो, या फिर तुम यह सोच रही हो कि हमें चकमा देकर यहाँ से चली जाओगी? तुम सिर्फ मौत को गले लगा रही हो। यह बोलते हुए वो लड़का आगे बढ़ा और मीरा के पास आकर उसके बाल कसकर पकड़ लिए और उसका सिर बुरी तरह से हिलाया और एक बार फिर से उसने उसका सिर चट्टान में दे मारा। मीरा की आंखें धुंधली होने लगीं और अंत में वो बेहोश हो गई। अरे रुको, दूसरा लड़का जोर से चिल्लाया। भाई सेतु, वो मोटा भाग रहा है, आप इस लड़की को लेकर जाओ, मैं उसके पीछे जाता हूँ। कबीले के मुख्य बुजुर्ग के आदेश अनुसार हमें इन दोनों को पकड़ना होगा। ठीक है, पहले लड़के ने कहा। उन दोनों का ध्यान भटके होने का फायदा उठाकर मोटू वहाँ से भाग चुका था ताकि वो मदद ला सकें, क्योंकि वो अकेले उन दोनों लड़कों का सामना नहीं कर सकता था। उसकी ताकत उनकी तुलना में चींटी के बराबर थी। दूसरी तरफ मैदान में अभी भी परीक्षा के परिणामों को लेकर जांच चल रही थी। रोशन 13 तलवार 13 अंक, जुगनू 20 तलवार 20 अंक, वानसिंह 9 तलवार 9 अंक। आर्यन अभी भी मीरा और मोटू को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसके दिल में चिंता और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सियान परिवार, अगला शिष्य। ओए लड़के, क्या तू बहरा है? परिणामों की जांच कर रहा एक लड़का तेज आवाज में बोला। वो किसी और से नहीं बल्कि आर्यन से कह रहा था। आर्यन की अभिव्यक्ति हिल गई, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं और उसने उस लड़के को बुरी तरह से देखा। उस लड़के और आर्यन ने आधे सेकंड के लिए एक दूसरे को ऐसे ही देखा, लेकिन जल्द ही लड़के के दिल में डर बैठ गया और उसने नीची आवाज में कहा, अगले तुम हो।
आर्यन एक कदम आगे बढ़ा और उसने जल्दी से उन तलवार बीस्टों को बाहर निकाल लिया जिसका उसने शिकार किया था। एक के बाद एक आधे मिनट से भी कम समय में उसने वहां एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर लगा दिया। शिकार की गिनती कर रहा लड़का यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गया। वो अकेला नहीं था बल्कि मैदान में हर कोई अतुलनीय रूप से हैरान था। यह लड़का कौन है? उसने इतने सारे तलवारधारी बीस्ट का शिकार कैसे किया? क्या वो सच में कोई इंसान है? तुरंत हंगामा मच गया। बुजुर्ग गणपत की आंखें भी चौड़ी होकर खुल गई। वो आर्यन को एकटक देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था, लड़के, क्या तुम में सच में 300 शिष्य और एक बुजुर्ग को मारने की ताकत है? परिणाम बहुत जल्दी सामने आए। 330 तलवार बीस्ट, 330 अंक। पिछले साल का रिकॉर्ड जो कबीर ने बनाया था टूट गया है। दोस्त, बधाई हो। आप कह सकते हैं कि आप अब से जेकाल संप्रदाय के शिष्य हैं। हाँ हाँ हाँ, गिनती कर रहे लड़के ने आर्यन से कहा। आर्यन भी हल्के से मुस्कुराया और उसने नीची आवाज में पूछा, बड़े भाई, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? लड़के ने विनम्रता से कहा। हाँ बोलो, क्या पूछना है? आर्यन ने पिछले सभी रिकॉर्डों को रिकॉर्ड तोड़ा था, तो आज से जेकाल संप्रदाय में उसका एक अलग अस्तित्व और एक अलग प्रभाव होगा। अगर उससे कोई अच्छे संबंध बनाता है तो इससे भविष्य में उसे भी फायदा होगा। आर्यन ने पूछा, मुझे मीरा और मोटू कहीं दिख नहीं रहे हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ है? उन्हें एक लड़का उसके पास आ गया और नीची आवाज में कहा, उन दोनों को कल दंडित किया गया था। उनमें से हर एक को इस हद तक पीटा गया कि उनकी त्वचा और मांस पर घाव हो गए। मुझे लगता है कि वो अभी भी घर पर लेटे हुए होंगे। पीटा? आर्यन ये सुनकर दंग रह गया और उसने अपने गुस्से को दबाते हुए फिर से उससे पूछा, उन्हें सजा क्यों दी गई थी? शिष्य ने दूर मौजूद गणपत की ओर देखा, फिर और भी नीची आवाज में कहा, उसने अंदरूनी हिस्से के बुजुर्ग चंद्रपाल को रिश्वत देने की कोशिश की थी ताकि वो भी परीक्षा के मैदान में जा सकें। मुझे बस इतना ही पता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। आर्यन की अभिव्यक्ति नहीं बदली और कहा, धन्यवाद बड़े भाई। फिर आर्यन पीछे हट गया और अपने मन में सोचने लगा, 100 चाबुक मोटू तो इसे सह सकता है, पर मीरा, वो तो एक लड़की है, उसका शरीर भी कमजोर है, उसने इसे कैसे सहा होगा? ये सोचते हुए उसने गणपत को देखा। वो समझ गया था कि ये बुजुर्ग भी सियान परिवार का आदमी है। इस वक्त गणपत भी उसे देख रहा था। आर्यन को एकटक देखते हुए उसकी नजरों में हत्या का इरादा झलक रहा था और उसे देखते हुए आर्यन की आंखों में भी हत्या का इरादा था। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, आर्यन ने मन में कहा। अचानक आसमान से एक उड़ती छाया मंच पर उतरी। नंदलाल वापस आ गया था। वो सीधे गणपत के पास आया और धीमी आवाज में उससे कहा, वो सभी मर चुके हैं। यह सुनकर गणपत के पैर लड़खड़ा गए, उसका शरीर भी लड़खड़ा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को अस्थिर खड़ा किया हुआ था। वो 300 थे, यह कैसे हो सकता है? नंदलाल ने बोलना जारी रखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी बिजली के एक खतरनाक झटके से मारे गए हों। उनका शरीर लकड़ी की तरह जलकर कोयले में बदल चुका था और कुछ की तो वहाँ राख भी हवा में उड़ रही थी। शिकार के मैदान में उसने 200 से अधिक काले कोयले की मूर्तियां देखी थी। उसे उस वक्त अपनी आंखों देखे पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो लोग कहीं से भी बाहरी हिस्से के शिष्य नहीं लग रहे थे। गणपत ने कहा, हाँ, हमें अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? 300 बाहरी हिस्से के एलिट शिष्य मारे गए हैं, हम इसका जवाब कैसे देंगे? उनकी मौत का जिम्मेवार उन्हें माना जाएगा और यह एक ऐसा अपराध था जिसे जेकाल संप्रदाय बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और नंदलाल से कहा, वो बस एक युद्धराज है, यहाँ तक कि उसकी शक्तियाँ अभी भी युद्धराज के पीक पर नहीं पहुँची है। फिर वो कैसे 300 शिष्यों को मार सकता है, जबकि उनके साथ एक युद्ध सम्राट भी था? भले ही तुम कहो कि उसने उन्हें मारा है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है, किसी को भी नहीं होगा। नंदलाल ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, कल से एक रात पहले संप्रदाय के गुरु ने कुछ डेविल शक्तियाँ महसूस की थी। हम कह सकते हैं कि वो डेविल संप्रदाय से कोई होगा। वो गणपत की आंखें छोटी हो गई, उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा और वो बुरी तरह हंसा।
डेविल संप्रदाय के शिष्य, यह उसके लिए सबसे उचित बहाना था। केवल डेविल संप्रदाय के शिष्यों को इसका जिम्मेदार ठहराकर वो बच सकता था। कुछ देर बाद बुजुर्ग कुंदन को जब यह खबर मिली कि उसके 300 एलिट शिष्यों और एक बुजुर्ग को डेविल संप्रदाय के शिष्यों ने मार दिया है, तो वो गुस्से में भड़क उठा और उसने इसका जिम्मेदार भी आर्यन को माना। वो लगभग पागल होने वाला था। फिर शांत होने के कुछ देर बाद उसने सियान परिवार के एक शिष्य को कुछ निर्देश दिए। वो चुपचाप नहीं रह सकता था। अगर आर्यन की वजह से उसकी परेशानियां बढ़ रही थी तो वो आर्यन के लिए भी नई परेशानियां खड़ी करेगा। इस वक्त उसका मानना था कि मीरा और मोटू राम को उसके आदमियों ने पकड़ लिया होगा और आर्यन से बदला लेने के लिए वो उन्हें मारना चाहता था। दूसरी ओर मोटू एक चट्टानी छेद में रेंग रहा था। इससे उसकी पीठ और पेट दोनों में असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन यह जान जाने से बेहतर था। कुत्तों, अब मुझे ढूंढ कर दिखाओ। तुम अपने सपनों में भी नहीं सोच पाओगे कि मैं कहाँ हूँ। वो अपने आप में बहुत खुश था। भले ही ताकत में वो कमजोर हो, लेकिन चालाकी में पूरे जेकाल संप्रदाय में कोई भी उसके बराबर नहीं था। अचानक यह गलत बात है कि मैं मीरा को वहीं छोड़कर भाग आया, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर वो लोग हमें इतनी बेसब्री से पकड़ने के लिए आए थे, इसका मतलब था कि मास्टर जिंदा है और वो वापस आ गए हैं। यह ख्याल आते ही मैं वहाँ से भाग आया ताकि मैं उनसे मदद मांग सकूं। वैसे मास्टर सच में एक राक्षस हैं जो 300 लोगों के बीच से बचकर आ गए। मोटू ने फिर आगे नहीं सोचा और जेकाल चोटी के ऊपर जाने के बारे में सोचा। ऊपर जाने के लिए उसे अभी भी खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी, वो भी रेंगते हुए। उसने अपने दांत कस लिए। अगर ऐसा है तो मास्टर बहुत खतरनाक है। सियान परिवार, कुंदन और बाकी बुजुर्ग उसे जाने नहीं देंगे। मैं अपनी जान जोखिम में डालने जा रहा हूँ। मास्टर, हो सके तो मुझे कुछ मत होने देना। मीरा और हातिम अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं ताकि आप उनकी जान बचा सके। मोटू ने अपने 250 किलोग्राम शरीर को सहारा दिया और वो तेजी से रेंगने लगा। आधे घंटे बाद 10,000 शिष्यों के परिणामों को सारणीबद्ध करने के बाद शीर्ष 1000 भी बाहर हो गए थे। बिना किसी शक के आर्यन ने पहला स्थान हासिल किया। अब उसके पास जेकाल संप्रदाय का शिष्य बनने की योग्यता थी, क्योंकि उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। हालांकि उसे एक बात अजीब लगी। उसने सिस्टम की आवाज नहीं सुनी। परीक्षा का मिशन समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन उसे अभी तक इसकी कोई आवाज नहीं आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों था। आर्यन बहुत उलझन में था। क्या हो रहा है? मिशन पूरा हो जाना चाहिए था। मैंने पहला स्थान प्राप्त किया और स्वॉर्ड सेंट की विरासत भी प्राप्त की। तार्किक रूप से मेरा मिशन बहुत अच्छा जाना चाहिए था और मुझे कुछ विशेष पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मिशन को सक्रिय करने और इसे पूरा करने के लिए मुझसे अभी भी कोई भूल हो रही है? इस समय मैदान में हंगामा मचा हुआ था। सभी शिष्य शोर मचा रहे थे। मैं अब से जेकाल संप्रदाय का शिष्य हूँ। मैंने परीक्षा पास की। हा हा हा, मैं महिमा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अनगिनत लोग जश्न मनाने के लिए हंस रहे थे, रो रहे थे, उत्साहित थे और एक दूसरे को गले लगा रहे थे। यह ठीक वैसा ही था जैसे उन्होंने कोई युद्ध जीत लिया हो। आर्यन को कुछ महसूस नहीं हुआ। वहाँ कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मीरा और मोटू वहाँ नहीं थे। वो उनके चेहरों पर खुशी देखना चाहता था। शायद यही कारण था कि मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ था। अंदरूनी हिस्से में मुख्य 4 बुजुर्गों में से एक सरस्वती ने कहा, बाहरी हिस्से की परीक्षा के परिणाम सामने आ गए हैं। आइए एक नजर डालते हैं। इसमें देखने की क्या बात है? कल नहीं देखा? वो सभी बिना किसी प्रतिभा के शिष्यों का एक समूह है। मुझे नहीं लगता कि इसमें वक्त बर्बाद करना ठीक होगा। देवराज ने चाय की पियाली से चुस्की लेते हुए कहा। बिल्कुल। तीसरे बुजुर्ग बालाजी ने भी देवराज की बात से सहमति में सिर हिलाया। इससे अच्छा तो हमें किसी तलवार तकनीक पर काम करना चाहिए और उसे मजबूत बनाने के बारे में सोचना चाहिए। चौथे बुजुर्ग रघुनाथ ने भी कहा। सरस्वती वही बुजुर्ग महिला थी जो कल तलवार मकबरे के ऊपर बाकी तीनों बुजुर्ग के साथ उड़ रही थी। उस वक्त उसे लगा था कि आर्यन में कुछ तो खास बात है और यही कारण था कि वो परिणाम को लेकर इतनी उत्सुक थी।
अब चलो भी, अगर तुम तीनों साथ चलोगे तो मैं वादा करती हूँ कि वापस आने के बाद मैं भी तुम लोगों के साथ तलवार तकनीक पर काम करूंगी। सरस्वती ने मुस्कुराते हुए उन्हें मनाने की कोशिश की। तीनों बुजुर्गों ने आह भरी। मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। सरस्वती की तलवार की समझ उन तीनों से कहीं अधिक थी और यही कारण था कि वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बदले वो उससे एक नई तलवार तकनीक पर काम करा सकते थे। इसके बाद वो चारों अपनी तलवारों पर खड़े हुए और उड़कर बाहर निकल गए। पलक झपकते ही वो बाहरी हिस्से के परीक्षण मैदान के ऊपर दिखाई दिए। पूरा मैदान हंगामे में डूबा हुआ था। सरस्वती की टकटकी आर्यन को तलाश रही थी। जल्द ही उसे वो मिल भी गया और उसने अपने मन में सोचा, उसने वास्तव में परीक्षा पास कर ली है। नीचे मंच पर गणपत ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहा, जिन 1000 शिष्यों ने परीक्षा पास की है, उनको बधाई। वर्षों से उनकी कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है और साथ ही आप में से जो चयन में विफल रहे हैं, निराश ना हो। 1 साल के बाद आप मजबूत बनने की पूरी कोशिश करें और फिर से परीक्षा देने के लिए वापस आएं। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे और निश्चित रूप से जेकाल संप्रदाय के एक खास शिष्य बनेंगे। अब गणपत एक पल के लिए रुका और आगे बोलना जारी रखा। शीर्ष 10 शिष्य कृपया अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आएं। 10वें स्थान पर जहांगीर, 9वां स्थान किंगो। एक एक करके उसने उन्हें बुलाया। जब उसने अंतिम व्यक्ति को बुलाया तो गणपत के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। मुस्कुराहट के पीछे भयावह था और उसने जोर से कहा, जेकाल संप्रदाय के इतिहास में सबसे पहले 330 तलवार बीस्ट 330 अंक। आइए हम गर्मजोशी से तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आर्यन हजारों लोगों की नजरों में मंच की ओर बढ़ा और यह देखकर ऊपर हवा में उड़ रही सरस्वती हैरान रह गई और उसने कहा, यह वही है 330 अंक। यह परिणाम थोड़ा अधिक भयावह नहीं है? बुजुर्ग बालाजी भी दंग रह गए। हे भगवान, उस समय मेरे पास केवल 180 अंक थे। यह बच्चा, बुजुर्ग देवराज ने भी थोड़ा कहा। उसने यह कैसे किया? बुजुर्ग रघुनाथ तो कुछ बोल ही नहीं सके। अंदरूनी हिस्से के चारों बुजुर्ग हैरान रह गए। परीक्षा में 330 अंक पाना एक अत्यंत भयानक अस्तित्व था। यह कुछ ऐसा नहीं था जो एक इंसान कर सकता था। अचानक मैदान के बाहर एक मोटा एक हाथ से सीढ़ियों पर चढ़ गया। उसके हाथ में एक छड़ अचानक उठ खड़ी हुई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसके कपड़े भीग गए थे। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। उसकी सांसें भारी थी, लेकिन उसने फिर भी चिल्लाते हुए कहा, मास्टर जल्दी करो, मीरा को बचाओ। यह उसकी ताकत का अंतिम अंश था, जिससे वो बस इतना ही बोल पाया। हालांकि उसकी आवाज आसमान तक गूंज उठी थी। मंच की सीढ़ियों पर चढ़ रहे आर्यन के कदम अचानक रुक गए। उसी समय बाहरी हिस्से के 2 शिष्यों ने तुरंत मोटू को पकड़ लिया और उसे खींचकर नीचे लेकर जाने लगे। यह देखकर आर्यन की भौहें सिकुड़ गई। तुम मौत को गले लगा रहे हो? उसकी आंखों में हत्या का इरादा आ गया। वो मंच से केवल 1 कदम दूर था। अगर उसने एक भी कदम पीछे हटने की कोशिश की तो वो जेकाल संप्रदाय का शिष्य नहीं बन पाएगा। हालांकि उसके लिए सबसे जरूरी मोटू था। उसने उसे अपने भाई की तरह माना था। चांदनी कदम उसने 1 कदम आगे बढ़ाया और वो हवा को चीरते हुए वहां से गायब हो गया। पलक झपकते ही वो मैदान के बाहर पहुंच गया था। फिर उसने अपने दोनों हाथों को हिलाया। पहाड़ तोड़ मुक्का। उसके दोनों हाथों में खतरनाक शक्तियां फूट पड़ी। फिर 2 मुक्कों के वार ने सियान परिवार के उन दोनों लड़कों को उड़ा दिया। मोटू ने जब आर्यन को देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। वो रोया और बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको फिर कभी देख पाऊंगा। मास्टर। वो उसके मुंह के हर एक शब्द के साथ उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह टपक रहे थे। आर्यन ने खड़े होने में मोटू राम की मदद की और उसके शरीर पर लगी चोटों को देखकर उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा, जैसे कि आग में घी डाल दिया गया हो। फिर भी उसने अपने गुस्से को दबाते हुए उससे पूछा, तुम्हें इस तरह किसने पीटा? मोटू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ। आप जल्दी से जूनियर सिस्टर मीरा को बचाओ। उसे सियान परिवार ने पकड़ लिया था। जल्दी से जाओ, उसे बचाओ।
उसी समय गणपत जोर से चिल्लाया, आर्यन, अगर तुम इस जगह को छोड़ने की हिम्मत करते हो तो तुम्हारे परिणाम रद्द कर दिए जाएंगे, तुम्हारे पुरस्कार को रद्द कर दिए जाएगा और तुम्हारे पास कभी भी जेकाल संप्रदाय के चयन में भाग लेने की योग्यता नहीं होगी। गणपत की बात सुनकर मैदान में मौजूद सभी लोग चुप हो गए और आर्यन की तरफ देखने लगे कि वो अब क्या करने वाला था। हालांकि आर्यन चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था, यहाँ तक कि उसने पलटकर भी नहीं देखा। गणपत को लगा जैसे आर्यन उसे नजरअंदाज कर रहा है, तो उसने गुस्से में फिर से चिल्लाया, क्या तुम एक बुजुर्ग की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो? अगर मैंने तुम्हें आज सबक नहीं सिखाया तो तुम समझोगे कि मेरा जेकाल संप्रदाय शाकाहारी है और मैं अपने संप्रदाय का इस तरह का अपमान बिल्कुल नहीं सह सकता। वो आर्यन को जाने नहीं दे सकता था। जल्द ही 300 शिष्यों की मृत्यु की खबर फैल जाएगी। उसे अपने साथ किसी को इसमें खींचने की जरूरत थी और आर्यन इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। गणपत ने गर्जना की और एक उग्र बाघ की तरह उसकी ओर भागा। साथ ही उसने अपनी तलवार निकाल ली, जिसका सीधा निशाना उसकी गर्दन थी। मोटू जोर से चिल्लाया, मास्टर सावधान रहो। आर्यन ने अपना एक हाथ हिलाया। अगर गणपत उसके पास आया और उसने उस पर हमला किया तो वो उसे बीच में से 2 हिस्सों में फाड़ने के लिए तैयार था। अपने ड्रैगन स्लेयर को निकालने में उसे ज्यादा देर नहीं लगती। गणपत आर्यन पर हमला करने के लिए अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक कान में छेद कर देने वाली तेज आवाज के साथ एक तलवार आई, जो पानी की तरह थी, ऊर्ध्वाधर रूप से आसमान से नीचे गिर गई और गणपत का रास्ता रोक दिया, जिससे वो कुछ कदम पीछे हट गया। नरम पानी एक परी की तरह नीचे तैर रहा था। तलवार उसके चारों ओर तैर रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि बुजुर्ग सरस्वती थी। बुजुर्ग गणपत, सही गलत पूछे बिना उसे मारना आपके लिए अच्छा नहीं है ना? उसने ठंडी आवाज में कहा। गणपत का चेहरा बदल गया। उसके सामने खड़ा औरत अंदरूनी हिस्से की एक बुजुर्ग थी। इसके अलावा उसकी तलवार के रास्ते में उपलब्धियां बहुत अधिक थीं। यहाँ तक कि संप्रदाय मास्टर द्वारा भी उसका बहुत सम्मान किया जाता था। उसी समय चंद्रपाल ने सम्मान पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, वो भी अंदरूनी हिस्से का एक बुजुर्ग था, लेकिन सरस्वती के आगे वो कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे उसके प्रति कुछ सम्मान दिखाना पड़ा। जूनियर सिस्टर, इस शिष्य ने जेकाल संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले ही बड़ों का अनादर कर दिया है। बुजुर्ग गणपत सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता है। आखिरकार इतने सारे शिष्यों की उपस्थिति में उसने हमारे जेकाल संप्रदाय की गरिमा को ठोस पहुंचाने की कोशिश की है। अगर हम उसे सबक नहीं सिखाएंगे तो हमारे संप्रदाय की क्या गरिमा रह जाएगी? गणपत ने तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, यह सही है, यह सही है। मैं ऐसा जेकाल संप्रदाय की गरिमा के लिए भी कर रहा हूँ। सरस्वती ने कहा, भले ही ये एक सबक हो, उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है ना? गणपत ने कहा, मैं अभी बहुत गुस्से में था और अपनी ताकत को अच्छी तरह से काबू नहीं कर सका। यह मेरी गलती है और मैं सजा पाने को तैयार हूँ, लेकिन वो जेकाल चोटी को नहीं छोड़ सकता। उसके बाद चंद्रपाल ने भी कहा, उसने 330 तलवार बीस्ट को मार डाला और पहला स्थान हासिल किया। यह किसी भी साधारण योद्धा के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला परिणाम है। इससे वो बेहद खुश होंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा है। उसने आगे बोलना जारी रखा, उसे क्या लगता है कि जेकाल संप्रदाय क्या है? उसने यह परीक्षा किस लिए दी? क्या उसे लगता है कि यह सिर्फ एक मजाक है? या हो सकता है कि वो अपनी नजरों में जेकाल संप्रदाय को कुछ समझता ही ना हो। उन दोनों की बातें सुनकर आसपास के शिष्य भी चर्चा करने लगे। हाँ, वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा है। यह लड़का बहुत घमंडी है। वो सच में जेकाल संप्रदाय को अपने सामने कुछ नहीं समझता है, तो फिर वो यहाँ परीक्षा देने ही क्यों आया? यह तो ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यह लड़का एक अच्छा व्यक्ति है। वो सभी उन दोनों बुजुर्गों की झूठी दलीलों को सुनकर गुस्से में नजर आ रहे थे। सभी लोगों को इतना कुछ कहता देखकर भी आर्यन ने कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। वो कुछ समझाना चाहता भी नहीं था। सरस्वती ने आर्यन की ओर देखा, आगे बढ़ी और पूछा, क्या तुम्हें कुछ जरूरी काम है? उसी समय मोटू ने हवा में सावधानी बरती और जोर से कहा,
आप दोनों बुजुर्ग केवल आर्यन को मारने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों ने सियान परिवार के साथ मिलकर उस पर हमला करने की कोशिश की है। क्या अभी भी आप लोगों के अंदर कोई शर्म बची है? गणपत की नजरें अंधेरी हो गई। वो अचानक हिल गया और मोटू के मुंह में लात मार दी। यह इतनी जोरदार लात थी कि मोटू राम के मुंह से खून निकला और वो उड़ते हुए कुछ मीटर दूर जाकर गिरा। आर्यन के अंदर गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। तभी मोटू ने अपने मुंह से खून पोंछा और उन्मादी ढंग से हंसते हुए कहा, यह क्या है? क्या आपको सच्चाई कड़वी लग रही है? तुम्हें कल रात ही मुझे मार देना चाहिए था। गणपत का हत्या का इरादा बढ़ गया और उसने फिर से हमला कर दिया। आर्यन के शरीर पर भी हत्या का इरादा अतुलनीय रूप से ठंडा हो गया। सरस्वती ने तुरंत इसे महसूस किया और सदमे में चली गई, लेकिन वो आर्यन को आगे नहीं बढ़ने दे सकती थी। अगर आर्यन ने एक भी कदम उठाया तो वो वास्तव में समाप्त हो जाएगा। तुरंत सरस्वती ने उससे नीची आवाज में कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। उसकी शरीर धुंधला हो गया और अगले ही एक वो गणपत के पास पहुंच गई और चिल्लाते हुए बोली, बुजुर्ग गणपत, तुम क्या करना चाहते हो? गणपत ने आक्रामक रूप से कहा, बदनामी, एक बुजुर्ग की बदनामी, बाहरी हिस्से के महान बुजुर्ग के रूप में मुझे उसे सबक सिखाने का अधिकार है। क्या सच में यह महान बुजुर्ग की प्रतिष्ठा है? अंदरूनी हिस्से के 3 बुजुर्ग आकाश से उतरे और सरस्वती के पास आकर खड़े हो गए। वो तिरस्कार में हंस पड़े और कहा, केवल बाहरी हिस्से का एक बुजुर्ग कानून प्रवर्तन कक्ष से गुजरे बिना एक शिष्य को सबक सिखाने की हिम्मत करता है? तुम्हें अधिकार किसने दिया? गणपत का चेहरा काला पड़ गया। मोटू ने तुरंत आगे कहा, उन दोनों ने आर्यन से निपटने के लिए सियान परिवार के साथ हाथ मिलाया। गणपत और केशव ने सियान परिवार से रिश्वत लेकर 300 शिष्यों को शिकार के मैदान में भेजा ताकि वो आर्यन को खत्म कर सके। और उसने मोटू ने चंद्रपाल की ओर इशारा किया और कहा, पिछली रात जूनियर सिस्टर मीरा और मैंने संप्रदाय मास्टर से मिलने का अनुरोध किया, लेकिन उसने हमें दरवाजे पर ही रोक दिया। उसने हमसे झूठ बोला और कहा कि वो सियान परिवार से आर्यन को बचा सकता है, इसलिए मैंने उसे अपना फायर ब्लेड भी दे दिया। उसने न केवल मुझे रोका बल्कि मुझे गंभीर रूप से घायल भी किया। सियान परिवार के लोगों की हिम्मत तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने सीधे जूनियर सिस्टर मीरा को कैद कर लिया है। उसकी यह बात सुनकर आर्यन का गुस्सा उसके सिर के ऊपर तक पहुंच गया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने तुरंत अपने शरीर से शक्तियों को बाहर निकाला और ड्रैगन स्लेयर को बुलाया। एक कदम के साथ वो गणपत के सामने दिखाई दिया और उसने उदास होकर कहा, जिसने मेरे भाई को छूने की हिम्मत की उसे मर जाना चाहिए। इसी के साथ उसने ड्रैगन स्लेयर को ऊपर उठाया, जिससे बेतहाशा शक्तियां बाहर निकली और एक पागल जंगली खूनी रोशनी में बदल गई। उन खतरनाक शक्तियों को देखकर हर कोई हैरान रह गया, यहाँ तक कि सरस्वती भी दंग रह गई। हालांकि उसने तुरंत आर्यन को पकड़ लिया और कहा, मूर्खतापूर्ण काम मत करो, मूर्खतापूर्ण काम मत करो। मैं तुम्हें निश्चित रूप से न्याय दिलाऊंगी। आर्यन बहुत मजबूत था। कम से कम उसकी ब्लेड से निकलने वाली शक्तियों ने सरस्वती को अतुलनीय रूप से चौंका दिया था। वो निश्चित थी कि आर्यन की प्रतिभा बेहद मजबूत होनी चाहिए। इस तरह के शिष्य की रक्षा की जानी चाहिए। अगर आर्यन ने गणपत के खिलाफ कोई कदम उठाया तो वो भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। मोटू ने भी तुरंत कहा, मास्टर मैं ठीक हूँ, जल्दी जाओ और मीरा और हातिम को बचाओ। सियान परिवार उन लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है। जल्दी करो और जाओ। अगर हमें बहुत देर हो जाती है तो मुझे डर है कि जूनियर सिस्टर मीरा, उसे अपनी फिक्र नहीं थी क्योंकि अंदरूनी हिस्से के 4 बुजुर्गों के सामने गणपत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। कम से कम उसकी जान को खतरा तो नहीं होगा। आर्यन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और तुरंत वहां से मुड़कर जाने लगा। हालांकि चंद्रपाल, जो अभी तक चुप था, अचानक एक कदम आगे बढ़ा और आर्यन का रास्ता रोककर खड़ा हो गया और चिल्लाया, तुम अभी नहीं जा सकते। कुछ चीजें हैं जिन्हें अभी भी सुलझना बाकी है। तुमने उन 300 बाहरी हिस्से के शिष्यों को कैसे मार डाला? क्या तुम शैतान संप्रदाय के शिष्य हो? मरने वाले 300 शिष्यों का मामला निश्चित रूप से छिपा नहीं रहेगा।
वो केवल आर्यन के सिर पर इसका इल्जाम गढ़ सकता था। शैतान संप्रदाय के शिष्य के रूप में उसकी पहचान सबसे अच्छा बहाना था। आर्यन की आंखें और ज्यादा ठंडी हो गई। चंद्रपाल ने हंसते हुए आगे कहा, मैंने तुम्हारी पहचान देखी है ना? बोलो, तुम शैतान संप्रदाय से यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मकसद क्या है? आर्यन की आंखें काली हो गईं, उसकी हत्या का इरादा गहरा हो गया और उसने एक एक शब्द दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा तुम बूढ़े आदमी मेरे सामने से दूर हट जाओ। चंद्रपाल की आंखें भयावह हो गईं। तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। आर्यन गुस्से में था। चलो दिखाओ कि मैं कैसे मौत के मुंह में जा रहा हूँ। यह बोलने के बाद उसने अपने दिल में चिल्लाते हुए कहा, सोलसटम तकनीक। वो चरम सीमा तक क्रोधित था। आर्यन अभी बस मीरा को बचाना चाहता था। जब मोटू ने ये बातें कहीं तो वो अपने दिल में बहुत परेशान महसूस कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक दिन में इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन अब उसे कोई रोकने की हिम्मत करेगा तो वो सिर्फ बस अपनी मौत को दावत देगा। जो कोई भी उसे रोकेगा वो उसे तुरंत मार डालेगा। सोलस्टम तकनीक के जारी होते ही उसकी विशेषताएं और शक्तियां दोहरी हो गई। उसके हाथों में ड्रैगन स्लेयर भी गुस्से में गरजने लगा और एक के बाद एक लहरें छोड़ रहा था। यह ड्रैगन स्लेयर का गुस्सा था। यह देखकर बालाजी और रघुनाथ ने तुरंत चिल्लाकर कहा, चंद्रपाल, उसे जाने दो। चंद्रपाल ने कहा, अगर वो चला जाता है तो वो वापस नहीं आएगा। उस समय 300 बाहरी हिस्से के शिष्यों की मृत्यु व्यर्थ होगी। हम उसे जाने नहीं दे सकते। शैतान संप्रदाय के शिष्य पहले भी कई बार जेकाल चोटी पर आकर तबाही मचा चुके हैं, लेकिन मैं इस बार ऐसा नहीं होने। उसकी बात खत्म होने से पहले ही आर्यन के हाथों में ड्रैगन स्लेयर से एक चमक बाहर निकली। मैं आज तुम्हें परेशान करूंगा। ड्रैगन स्लेयर तकनीक। त्वचा खोल, हड्डियां तोड़। 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर तकनीक के सभी 7 वारों का इस्तेमाल किया। तूफान कट। ड्रैगन स्लेयर पर इतनी शक्तियां इकट्ठी हो गई कि उसकी ब्लेड तक दिखनी बंद हो गई थी। इसी के साथ चंद्रपाल के शरीर से ड्रैगन स्लेयर के लगातार कई हमले टकराए और हमला पिछले की तुलना में और अधिक खतरनाक था। आर्यन के हाथों में ड्रैगन स्लेयर पागलपन से घूम रहा था और लगातार वार पे वार किए जा रहा था। 390 कट। हुश हुश हुश। ड्रैगन स्लेयर हवा में बेतहाशा नृत्य कर रहा था और खून की तरह लाल रंग की शक्तियों ने हवा में एक खतरनाक आभा छोड़ दी थी। आर्यन की आकृति बिजली की तरह तरह तेज थी। अंतिम वार के साथ चंद्रपाल सीधे जमीन पर गिर गया। आर्यन ने उसके मुंह पर पैर रखा और बुरी तरह से कहा, मेरे धैर्य को चुनौती मत दो। इसी के साथ उसने अपना पैर उठाया और उसके मुंह पे एक जोरदार लात मारी। वह चंद्रपाल का सिर जमीन में घुस गया। हालांकि वो अभी तक मरा नहीं था। शायद उसका बचाव बेहद मजबूत और शक्तिशाली था, जिससे वो ड्रैगन स्लेयर के इतने खतरनाक हमलों से भी बच गया था। शायद उसके पास एक अच्छा रक्षात्मक उपकरण होगा। क्या वो मरा नहीं है? आर्यन का दिल भयावह हो गया। उसकी हत्या का इरादा फिर से बढ़ गया। उसकी बाहें हिल गईं, उसकी मांसपेशियां उभरी। स्प्लिटिंग पल्स तकनीक। उसने जमीन पर जोरदार 2 घूंसे मारे। बूम बूम। उसके इस शक्तिशाली वार से धरती कांप उठी। अधमरी हालत में जमीन पर पड़े चंद्रपाल का शरीर हवा में उछल गया। फिर आर्यन ने भी हवा में छलांग लगाई और अपनी बाहों को हिलाया। पहाड़ तोड़ मुक्का। आर्यन ने सीधे उसके पेट में 2 मुक्के मारे। तुरंत हवा में उछला चंद्रपाल का शरीर तेजी से नीचे की ओर आया और जमीन में धंस गया। हालांकि वो अभी भी नहीं मरा था। ये देखकर आर्यन का दिल कस गया। इसने किस तरह का रक्षात्मक उपकरण पहना हुआ है? कोई भी हो, मैं उसे उड़ा दूंगा। उसी समय सरस्वती और बाकी तीनों को होश आ गया और उन्होंने तुरंत आर्यन को रोक दिया और कहा, यह जेकाल संप्रदाय है। मैं तुम्हें लापरवाही से काम करने की अनुमति नहीं दूंगा। बच्चे, क्या तुम अब मीरा को बचाना नहीं चाहते? अगर ऐसा है तो तुम समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? बच्चे, यह एक बड़ा मामला बन जाएगा और तुम फिर इससे बच नहीं पाओगे। तुम्हें अब इसे हम पर छोड़ देना चाहिए। सरस्वती ने भी जल्दी से कहा, आर्यन, अगर तुमने इसे मार दिया तो इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। भले ही तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, लेकिन तुम मीरा और मोटू के बारे में भी सोचकर देखो। मैं इस मामले में तुम्हारी जरूर मदद करूंगी।
वो इस लड़के की हिम्मत, ताकत, बहादुरी और दोस्ती के लिए इस हद तक जाता देखकर और अधिक पसंद करने लगी थी। वास्तव में उसकी प्रतिभा अकल्पनीय रूप से उच्च थी। मोटू ने भी तुरंत उसे शांत कराते हुए कहा, मास्टर आप पहले मीरा को बचाओ, उसको आपकी ज्यादा जरूरत है, उसकी जान खतरे में है। चंद्रपाल पहले ही अधमरी हालत में था। आर्यन से वो पूरी तरह से दंग रह गया। वो पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन अचानक उस पर हमला करेगा, और इससे भी अधिक उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन की ताकत वास्तव में इतनी भयानक होगी। आर्यन ने अपने ड्रैगन स्लेयर को रखा और फिर मुड़कर पहाड़ से नीचे जाने लगा। उसी समय गणपत चिल्लाया, बुजुर्ग सरस्वती, अगर वो वापस नहीं आया तो क्या होगा? क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगी? सरस्वती के बोलने का इंतजार किए बिना आर्यन ने दूर से चिल्लाकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने के लिए निश्चित रूप से वापस आऊंगा। गणपत की आंखें ठंडी हो गईं। किसी कारण से उसके मन में डर की भावना पैदा हो गई। वो अचानक डर गया था। हालांकि फिर यह डर तुरंत गायब हो गया, क्योंकि यह जेकाल संप्रदाय था। यहाँ कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। यह ऐसी जगह नहीं थी जहाँ कोई भी क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर सके। अभी आर्यन ने अंदरूनी हिस्से के एक बुजुर्ग को बुरी तरह घायल कर दिया था, इसलिए यह मामला निश्चित रूप से इस तरह से नहीं रुकेगा। फिर गणपत चंद्रपाल की मदद करने के लिए उसके पास गया और कहा, बुजुर्ग चंद्रपाल, आप फिक्र मत करो, मैं आपको इलाज के लिए लेकर चलता हूँ। चंद्रपाल चिल्लाया, वो नहीं जा सकता। गणपत ने उसे दिलशा दी और कहा, आप फिक्र मत करो, वो वापस आएगा, मैं उसे वापस लाऊंगा। सरस्वती ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है, मैं निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे 300 बाहरी हिस्से के शिष्यों को उसने मारा है। केवल शैतान संप्रदाय के शिष्य ही ऐसा कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से शैतान संप्रदाय के शिष्यों को हमारे जेकाल संप्रदाय के शिष्यों को मारने नहीं दे सकता। वो यह सब बातें जानबूझकर तेज आवाज में कह रहा था, ताकि हर कोई यह सुन सके और आर्यन को गलत समझे। उसने उठने में चंद्रपाल की मदद की और जल्दी से उसके मुंह में एक हील पिल डाली। हीलिंग पिल लेते ही चंद्रपाल को कुछ होश आ गया था और वो तुरंत चिल्लाया, अंदरूनी हिस्से में जाओ और मेरे बड़े भाई को ढूंढो। एक बार जब मेरा बड़ा भाई यहाँ होगा तो यह बुढ़िया सरस्वती कुछ नहीं कर पाएगी। मैं अब उस कुत्ते के बच्चे को किसी भी हालत में मारना चाहता हूँ। चंद्रपाल अंदरूनी हिस्से के उन चारों मुख्य बुजुर्गों की तुलना में अधिक शक्तिशाली नहीं था। उसके अंदरूनी हिस्से के बुजुर्ग बनने का कारण उसकी शक्तियाँ नहीं थी, बल्कि उसका बड़े भाई रामपाल था। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वो यहाँ होगा तो वो चारों मुख्य बुजुर्ग कुछ नहीं कर पाएंगे। गणपत ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। पर आप? चंद्रपाल ने कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी जाओ और मेरे बड़े भाई को ढूंढो। उसे अपनी चोटों के बारे में पता था। अगर उस कवच के लिए नहीं जो उसके बड़े भाई ने उसे दिया था तो वो बहुत पहले ही मर चुका होता। जेकाल चोटी के नीचे की ओर आर्यन अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ रहा था। वो सीधे सियान कबीले की ओर बढ़ रहा था। इस बीच सियान कबीले के एक गुप्त कमरे में कुंदन ने हातिम को देखा, जिसे बंद कर दिया गया था, और ठंड से कहा, कमीने, अगर मैंने तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया होता तो तू सड़कों पर भूख से मर जाता, और अब तू बाहरी लोगों को मुझसे निपटने में मदद कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसकी आंखें ठंडी और क्रूर लग रही थी। फिर उसने अपने बगल में खड़े एक शिष्य से कहा, मैंने तुम्हें जिन चीजों को तैयार करने के लिए कहा था उनकी तैयारी कैसी है? वो शिष्य जल्दी से एक कलश लेकर आया और कहा, कुलपिता, वो चीज अंदर है। कुंदन ने कलश खोला और एक नजर डाली, फिर बुरी तरह हंसा। बहुत अच्छे, इस रक्त कीड़े को पालने में मुझे 10 साल लग गए। फिर वो उस रक्त कीड़े से बातें करने लगा, तुम अभी तक नहीं जानते है ना? तुम उस वक्त बहुत छोटे थे जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा। मैंने देखा कि तुम्हारे शरीर में एक दिव्य शक्ति थी और मैं तभी समझ गया था कि तुम एक किंग रक्त कीड़े हो। चलो, मैं आज तुम्हें कुछ अच्छा खिलाता हूँ। यह बोलते हुए उसने हातिम की ओर देखा। क्या तुम्हें पता है, इस लड़के के अंदर भी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। फिर तुम और शक्तिशाली बन जाओगे। फिर वो हातिम पर जोर से चिल्लाया, जिस दिन से तूने सियान परिवार के दरवाजे में कदम रखा
उसी दिन से तेरे गले पर सियान परिवार का कुत्ता होने का पट्टा बंध गया था। अब तू चाह कर भी इसे नहीं निकाल सकता। अगर तू इसे निकालना चाहता है तो तुझे मरना होगा। हातिम ने उसकी ओर देखा। अब भी उसकी आंखों में कोई नाराजगी नहीं थी और उनमें कृतज्ञता का एक निशान भी था। उसके लिए खाना खिलाने वाला भगवान के समान था और कुछ नहीं था। कुंदन ने जोर से हंसा और बोला, क्या तू अपना मुंह खुद खोलेगा या फिर तू चाहता है कि मैं ऐसा करूं? हातिम ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मुंह खोल लिया। कुंदन हंसा। कुत्ता कुत्ता है, कितना आज्ञाकारी है। रक्त कीड़े को उसके मुंह में डाल दो, उसने अपने बगल में खड़े शिष्य से कहा और फिर वो बड़बड़ाया, आर्यन तुम्हें ये कुत्ता चाहिए था ना? अब देखो इस कुत्ते का क्या अंजाम होता है। हाँ हाँ हाँ, तूने मेरे पोते को मार डाला, मैं इस कर्ज को 100 गुना जरूर चुकाऊंगा। हातिम के मुंह में रक्त कीड़े को रेंगते हुए देखकर कुंदन उन्मादी ढंग से हंसा। कुछ मिनट बाद सियान कबीला, सियान परिवार की हवेली के मुख्य द्वार के सामने आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को घसीटा और चिल्लाया, कुंदन कुत्ते बाहर निकल। उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट की तरह हिंसक थी और उसके शरीर से एक अतुलनीय रूप से घना हत्या का इरादा बाहर निकल रहा था। किसका इतना दुस्साहस हुआ जो सियान परिवार में आकर ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है? लगता है कि तुम जीने से थक गए हो, उसे मार डालो। दोनों द्वारपाल तुरंत आगे बढ़े। उनकी तलवारों ने आर्यन पर हमला किया, लेकिन आर्यन ने उनकी ओर देखा भी नहीं। ड्रैगन स्लेयर को हिलाया और हवा में 2 तेज वारों के साथ दोनों द्वारपाल शिष्य तुरंत मारे गए। इसके साथ ही उसके दिमाग में सिस्टम की 2 आवाज गूंजी। आर्यन के चेहरे पर खून के कुछ धब्बे पड़ गए। एक हाथ से ड्रैगन स्लेयर को पकड़े हुए वो मृत्यु के देवता की तरह लग रहा था। कौन है? किस कुत्ते की हिम्मत हुई जो सियान परिवार में खून खराबा कर रहा है? सियान परिवार के 6 शिष्य भागते हुए बाहर आए और अपनी तेजधार तलवारें निकाली और उसी समय आर्यन पर हमला कर दिया। आर्यन ने कुछ नहीं किया सिवाय ड्रैगन स्लेयर को हवा में एक बार घुमाने के। अगले ही पल उनमें से 2 शिष्यों का सिर धड़ से अलग हो गया। शेष 4 लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे क्योंकि वो लगातार पीछे हट रहे थे। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी से कुलपति को खबर करो। वो डर से कांपते हुए पीछे हटते रहे। आधे मिनट में सियान परिवार के दर्जनों शिष्य पहले ही आर्यन के सामने जमा हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया, बल्कि जैसे जैसे आर्यन आगे की ओर कदम बढ़ा रहा था वो पीछे की ओर हटते जा रहे थे, क्योंकि इस समय ड्रैगन स्लेयर से एक खतरनाक आभा निकल रही थी जिसने उन्हें अंदर तक डराया दिया था। वो आभा बहुत भयानक थी। इसने उन्हें इस हद तक कुचल दिया कि वो सांस नहीं ले पा रहे थे। आर्यन ने अपना मुंह खोला और चिल्लाते हुए कहा, वो बूढ़ा कुत्ता कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ। तभी एक तेज आवाज आई, सियान परिवार के द्वार पर आकर कौन इतना घमंडी बन रहा है? और इस आवाज के साथ एक उड़ती हुई तलवार बाहर निकली जिसका सीधा निशाना आर्यन का माथा था। तलवार के ठीक पीछे द्वार पर एक आकृति दिखाई दी। एल्डर रहीम। हाँ हाँ हाँ, एल्डर रहीम एक लेवल 3 के युद्ध सम्राट हैं। वो इस लड़के को अच्छा सबक सिखाएंगे। देखते हैं कि वो अभी भी इतना घमंडी कैसे हो सकता है। सियान परिवार में इस तरह घुसने का सिर्फ एक ही अंजाम होता है और वो है मृत्यु। आसपास की चर्चाओं के खत्म होने से पहले ही आर्यन की भौहें फड़क उठी। चांदनी कदम वो अपनी जगह से गायब हो गया और एक पल बाद आकाश में दिखाई दिया। उसने अपने दोनों हाथों से ड्रैगन स्लेयर को ऊपर उठाया और एक नीचे की ओर एक कट मारा। ड्रैगन स्लेयर से एक खूनी लाल रंग का कट निकला और सीधे सामने से आती तलवार को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। यह कट यहीं नहीं रुका और सीधे नीचे खड़ी आकृति के गले के आर पार हो गया। एक मानव सिर आकाश की ओर उछला जिसकी आंखें बछड़े की तरह खुली हुई थीं। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी मौत कैसे हुई। सियान परिवार के सभी शिष्य दंग रह गए और डर से थरथराने लगे। आर्यन नीचे उतरा और उसके सिर को लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर वो जोर से चिल्लाया, कुंदन जल्दी से बाहर आ, मुझे मेरा भाई और मेरी लड़की चाहिए। सिर सियान परिवार के मुख्य द्वार पर जाकर लगा और एक खरबूजे की तरह फूट गया, जिससे दिमाग का रस फूट पड़ा और हर जगह फैल गया।
आसपास का माहौल तुरंत एकदम सन्नाटे में बदल गया। वहाँ पूरी तरह से शांति छा गई थी। सभी के दिमाग में बस एक ही सवाल कि वो सच में कोई इंसान है। एक लेवल 3 के युद्ध सम्राट को मारना, वो भी एक ही कट में, ऐसा कारनामा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। हाय रे! एक कर्कश चिल्लाहट सुनाई दी और एक ग्रे वुल्फ की आकृति बाहर आई। यह कोई और नहीं बल्कि कुंदन था, सियान कबीला का कुलपति और सियान परिवार का मुखिया। रहीम उसका बेटा था, जुबिन, मिहुल और कबीर का पिताजी, जिसे अभी आर्यन ने मारा था। अपने बेटे के सिर को धड़ से अलग देखकर और उसका कीमा बना हुआ देखकर कुंदन का गुस्सा भड़क उठा। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गई जो आर्यन को देख रही थी। कमीने, अब तू नहीं बचेगा, तू जरूर मरेगा। पहले उसका एक पोता और अब उसका एक बेटा, उन दोनों की मृत्यु का कारण बस एक ही इंसान था, आर्यन, जो अभी उसकी आंखों के सामने खड़ा था। वो अभी भी अपने पोते के मरने के सदमे से नहीं उभरा था कि उसने उसके बेटे को भी मार दिया था। उसके दिल में गुस्से की कल्पना की जा सकती थी। अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप हातिम और मीरा को छोड़ दे। मैं इस बात को यहीं भूल जाऊंगा और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आर्यन उसके साथ बातों में वक्त खराब नहीं करना चाहता था। उसे हातिम और मीरा की फिक्र हो रही थी। कुंदन ने ठंडी आवाज में कहा, तो तुम उन्हें चाहते हो, है ना? जरूर, उस लड़की को बाहर निकालो। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, सियान परिवार के 2 शिष्यों ने मीरा को घसीटकर बाहर निकाला। मीरा का पूरा शरीर घायल हो गया था, उसके सिर से खून बह रहा था, उसकी नाक पर चोट लगी थी और उसका मुंह सूजा हुआ था। यह साफ था कि उसे बुरी तरह से पीटा गया था। जब मीरा ने आर्यन को देखा तो वो पहले हल्के से हंसी, फिर कमजोर स्वर में चिल्लाई, आर्यन, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। उसकी यह हालत देखकर आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उसके अंदर गुस्से की ज्वाला भड़क चुकी थी। उसने अपने जलते हुए गुस्से को काबू किया, मीरा की आंखों में देखा और धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से साथ लेकर जाऊंगा। मीरा जैसी एक नाजुक लड़की को इस हद तक प्रताड़ित किया गया था। अगर आर्यन की जगह कोई भी होता वो भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। आर्यन भी इस समय इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुंदन हंसा, तुम उसे पसंद करते हैं, है ना? वो तेरे लिए जरूरी है ना? यह बोलने के बाद अचानक उसकी आवाज बदल गई। अगर ऐसा है और तू उसे बचाना चाहता है तो अभी मेरे सामने घुटने टेक और झुक, नहीं तो मैं उसे तुरंत मार दूंगा। सियान परिवार के 2 शिष्य अचानक हिल गए। उनकी तलवारें मीरा की गर्दन पर रखी गईं। उन्होंने आर्यन को तिरस्कार से देखा और उसी समय कहा, कुत्ते, घुटने टेक। आंसुओं की धारा बह निकली। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं नहीं। एक लड़की के आंसू आर्यन के घातक घाव थे। वो मेघा के आंसुओं के बारे में अभी तक नहीं भूला था। उसे फिर से वो दिन याद आ गया जब पार्थ ने उसे लगभग जान से मार दिया था, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए मेघा ने घुटने टेक दिए थे। आर्यन आकाश की ओर जोर से चिल्लाया। वो मुड़ गया और कुंदन को ठंडी नजरों से देखने लगा। यह हिंसक हत्या का इरादा था, जो एक आदिम जानवर की तरह था, जो उसके दिमाग पर बार बार हमला कर रहा था। कुंदन उसको इतना मजबूर देखकर जोर जोर से हंसा। हा, कुत्ते, क्या ये अच्छा नहीं है? चल अब घुटने टेक। आर्यन ने एक हल्की सी सांस छोड़ी। उसका गुस्सा और हत्या का इरादा उसी पल उसके शरीर से गायब हो गया था और उसने धीरे से कहा, तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेक दूं, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ। जैसे ही हर कोई खुद से बेहद खुश महसूस कर रहा था, यह सोचकर कि उन्होंने आर्यन की कमजोरी को पकड़ लिया है। आर्यन का शरीर अचानक गायब हो गया। यह देखकर कुंदन का माथा खराब हो गया और वो जोर से चिल्लाया, उसे मार डालो। क्रैक क्रैक 2 सिर ऊपर की ओर उड़ गए और उनकी गर्दनों से ताजा खून निकल रहा था। दोनों शिष्य अभी भी अपने मूल स्थानों पर खड़े थे, मगर अब उनके सिर उनकी गर्दनों पर नहीं थे। यह दोनों वही शिष्य थे जिन्होंने मीरा की गर्दन पर तलवार रखी थी। आर्यन नीचे बैठ गया और मीरा के माथे पर गंदे बालों को धीरे से उसके कानों के पीछे धकेल दिया और उसे धीरे से सांत्वना दी। यह ठीक है, सब ठीक है। मीरा अब खुद को और नहीं संभाल सकी।
उसके दिल की भावना उसकी आंखों से आंसू के रूप में बहने लगी। उसके सभी दुख दर्द उन आंसुओं में झलक रहे थे। फिर उसने खुद को आर्यन के आलिंगन में छुपा लिया और जोर से रोने लगी। वो जोर जोर से रो रही थी। उसने पहले कभी किसी के सामने नहीं रोया था, यहाँ तक कि जब सियान परिवार द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया तब भी उसके मुंह से उफ तक नहीं निकली थी। यह आंसू आर्यन के लिए थे। वो अपने दिल की गहराई में जिस बात से डरती थी वो ये थी कि आर्यन मर जाएगा। लेकिन अब जब आर्यन उसके सामने था तो वो अब इसे सहन नहीं कर सकती थी। वो हमेशा बहुत मजबूत रही थी, अपनी पूरी ताकत से कड़ी मेहनत कर रही थी और किसी भी लड़के के सामना करते हुए वो उन्हें नजरअंदाज करती थी। उसने हमेशा खुद से कहा था कि उसे मजबूत होना होगा, लेकिन आर्यन से मिलने के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वो उसके लिए दुखी थी, उसे उसकी चिंता थी, उसे उसकी याद आई थी। और जब उसे पता लगा कि सियान परिवार ने उसे मारने के लिए 300 से अधिक शिष्यों को भेजा है, तो उसे उस वक्त लगा था कि उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया है। वास्तव में उसे नहीं पता था कि यह कैसी भावनाओं ने उसके अंदर जन्म ले लिया है और उसे नहीं पता था यह उसके साथ क्या हो रहा है। अभी वो केवल आर्यन के गले मिलने और रोने में खुद को झोंकना चाहती थी। आर्यन ने धीरे से मीरा की पीठ थपथपाई और धीरे से कहा, डरो मत, मैं यहाँ हर चीज के लिए हूँ। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। उसी समय उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, तुमने परीक्षा में पहला स्थान हासिल करके अपना मिशन पूरा कर लिया है। तुम्हें पुरस्कार के रूप में 10,000 EXP पॉइंट्स, 1,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 1,000 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। सिस्टम की आवाज ये सुनकर आर्यन थोड़ा उत्तेजित हो गया। वो विशेष पुरस्कार के बारे में सोच रहा था कि वो क्या होगा, क्योंकि यह वो चीज थी जिसका वो हमेशा से इंतजार करता था। बधाई हो आर्यन, दिल सिस्टम का स्तर बढ़ गया है और अब तुम किसी भी लड़की के साथ दिल पॉइंट्स बढ़ा सकते हो। वर्तमान दिल पॉइंट्स 1 हो। आर्यन थोड़ा उलझन में था, उसे कुछ समझ नहीं आया यह उसे क्या मिला। उसे एक विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए था। उसने इसके बारे में जानने के लिए तुरंत सिस्टम को देखा और फिर और भी अधिक भ्रमित हो गया। किसी भी लड़की का दिल पॉइंट्स 1, अरे यार अब यह क्या है। मैं किसी भी लड़की के साथ दिल पॉइंट्स बढ़ा सकता हूँ और मेरे दिल पॉइंट्स बस 1 ही क्यों बचे हैं। यह इससे क्या फायदा। सिस्टम भाड़ में जाओ तुम्हारे दादाजी, क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। वो उदास हो गया था। उसने सोचा था कि उसे कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन वास्तव में उसे केवल 1 दिल पॉइंट मिला। यह बिल्कुल बेकार था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि न केवल उसके दिल पॉइंट्स में वृद्धि हुई बल्कि इसमें कमी भी आई। इसके मतलब था कि अगर किसी लड़की को वो पसंद नहीं आया तो बचा 1 दिल पॉइंट भी कम हो जाएगा। यह ठीक नहीं है। तभी आर्यन ने महसूस किया कि वो थोड़ा गतिहीन था, क्योंकि विशेष पुरस्कार के बाद मीरा का उसे देखने का तरीका बदल गया था। उसने तुरंत सिस्टम को खोलकर देखा और पाया कि मीरा के साथ उसके दिल पॉइंट्स पहले ही 90 तक पहुंच चुके थे, जिसका मतलब था कि वो उस अवस्था में पहुंच गया था जहां वो जो चाहे कर सकता था। जैसा चाहे वैसा करो। यह ख्याल आते ही आर्यन ने मीरा को देखा और अपने आप में सोचा, क्या वास्तव में मैं जो चाहे कर सकता हूँ। भाड़ में जाओ। अरे यार, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। आर्यन ने खुद को फटकार लगाई। तभी मीरा जोर से चिल्लाई, आर्यन। एक शिष्य पीछे से आर्यन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसकी स्वॉर्ड का निशाना सीधे उसकी पीठ थी। आर्यन ने मीरा को उठाया और खड़ा हुआ, फिर जमीन से ड्रैगन स्लेयर को उठाया और मीरा की ओर देखकर कहा, तुम कुछ देर यहीं मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आया। मीरा ने तुरंत एक छोटी बच्ची की तरह अपना सिर जोर से हिलाया। वो इस समय अपने दिल में गुदगुदी महसूस कर रही थी। आर्यन भी उसकी इस हरकत को देखकर मुस्कुरा दिया। वो एक कदम पीछे हटा, ड्रैगन स्लेयर को घसीटा और पलक झपकते ही अपने ऊपर हमला करने वाले शिष्य के 2 टुकड़े कर दिए। वो वहाँ एक युद्ध के देवता की तरह मजबूती से खड़ा था और मीरा की मजबूती से रक्षा कर रहा था। कुंदन, मेरा भाई कहाँ है? आर्यन ने उसको ठंडी काली आंखों से देखा और कहा, क्या तुम मुझे इस बार फिर से घुटने टेकाने जा रहे हो? कुंदन ने अपने दांत कस लिए और गुस्से में कहा,
क्या तू उस कुत्ते को ढूंढना चाहता है? अगर तू उसे ढूंढना चाहता है तो भूल जाओ, वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। उसे मार डालो, सभी एक साथ मिलकर हमला करो। वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। कुंदन को अभी के लिए कुछ वक्त चाहिए था ताकि रक्त कीड़ा अपना काम खत्म कर सके जिसे उसने हातिम को खिलाया था। एक बार ये होने के बाद हातिम रक्त कीड़े के काबू में होगा और कीड़ा उसके काबू में। फिर वो हातिम के अंदर की दिव्य शक्ति को भी उत्तेजित कर सकता था। सभी शिष्य आर्यन से डरे हुए थे, लेकिन कुलपिता का आदेश का सामना करते हुए सियान परिवार के शिष्यों ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और वो सभी आर्यन की ओर दौड़ पड़े। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने मेरे भाई को छुआ और मेरी लड़की को चोट पहुंचाई। तेरे सियान परिवार को मैं आज पलटने वाला हूँ। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को वापस रख दिया क्योंकि वो उसकी ट्रयू एनर्जी को बहुत जल्दी खत्म कर रहा था। अगर यह कुछ और देर तक जारी रहा था वो अपनी आधी से ज्यादा ट्रयू एनर्जी को खो देता और वो अभी के लिए ऐसा नहीं चाहता था। वैसे भी उसे उन शिष्यों को मारने के लिए ट्रयू एनर्जी की जरूरत नहीं थी। वो इसके लिए अपनी खुद की शक्तियों पर भरोसा कर सकता था। उसने अपनी लेवल 6 युद्धराज की शक्तियों को बाहर निकाला और एक शिष्य को एक मुक्के के साथ उड़ा दिया। आर्यन की शक्तियों का स्तर भले ही उन लोगों से कम हो, लेकिन कम स्तर होने के बावजूद भी वो एक युद्ध बुजुर्ग से कम नहीं था। उसने लात घूंसों से कुछ शिष्यों को मारना जारी रखा। 10 मिनट से भी कम समय में दर्जनों शिष्य स्थिर होकर जमीन पर गिर पड़े। वहाँ कुंदन के अलावा बस कुछ ही लोग बचे थे। कुंदन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन किस तरह का इंसान था। आर्यन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका सामना कर रहा था, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली या कमजोर क्यों ना हो। वो हमेशा वार करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता था। अगर वो उन्हें मार सकता था तो वो निश्चित रूप से उन्हें मारेगा। पागल, वो पूरी तरह से पागल था। कुंदन के दिल में डर की लहर दौड़ गई। वो एक लेवल 5 का युद्ध सम्राट था, लेकिन फिर भी वो डर गया था क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि वो आर्यन को मार पाएगा। उसे मार दो, जल्दी करो, उसे पकड़ लो। कुंदन अपने शिष्यों पर जोर से चिल्लाया। उसके बगल में खड़े सियान परिवार के शिष्यों ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और पीछे हटते रहे। उनमें से एक तुरंत भाग गया। मैं सियान परिवार का सदस्य नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक आम नागरिक हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो एक कुत्ते की तरह दुम दबाकर भाग गया। कुंदन के सामने के लोगों की संख्या कम से कम होती गई और वो अधिक से अधिक डरने लगा। उसी समय एक विस्फोटक आवाज सुनाई दी। अंदर जिस शिष्य ने कलश पकड़ा हुआ था वो उड़ते हुए दूर जाकर गिरा। कलश चकनाचूर हो गया और पूरी जमीन पर घना काले रंग का बदबूदार खून बह रहा था। उस शिष्य की छाती को एक अतुलनीय शक्तिशाली सर्वोच्च शारीरिक शक्ति द्वारा छेदा गया था। शुद्ध शारीरिक शक्ति। बूम! गुप्त कमरा ढह गया। एक 3 मीटर लंबा अतुलनीय रूप से खुरदरा आदमी वहां से बाहर निकला। वो एक विशालकाय पर्वत की तरह लग रहा था। उसकी आंखें लाल रंग की रोशनी से चमक रही थीं और उसके शरीर से राक्षसी आभा निकल रही थी। ये आभा बेहद दमनकारी थी, जिससे एक शक्तिशाली कुचलने वाली शक्ति का निर्माण हुआ। यहाँ तक कि आर्यन भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। एक अतुलनीय शक्तिशाली शारीरिक शुद्ध शक्ति का उस पर दबाव पड़ रहा था, जबकि कुंदन की आंखें भयावह हो गईं और वो खुशी से हंसा। आर्यन, तू हातिम चाहता था ना? वो यहाँ है। हा हा हा। हातिम, मेरे लिए उसे मार डालो। जैसे ही उसने आदेश दिया, हातिम के कदम तुरंत आगे बढ़ गए। उसका हर एक कदम चट्टान की तरह था जो धरती को हिला रहा था। उसके हर कदम के साथ पूरा सियान परिवार हिल रहा था, जैसे कि कोई छोटा भूकंप आया है। आर्यन की ओर दौड़ते हुए उसने आर्यन को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने आर्यन को एक तेज मुक्का मारा। आर्यन को खुद को उसके मुक्के से बचाने के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। बूम! आर्यन मुक्के से दर्जनों मीटर दूर उड़ते हुए गया और एक दीवार से टकरा गया और पूरी दीवार ढह गई। आर्यन के मुंह के कोने से खून बह निकला। उसके हाथ सुन्न थे, बुलडोजर की तरह भाग रहे। हातिम को देखते हुए आर्यन का दिल बैठ गया। क्या मजबूत शक्ति है! उसी समय आर्यन जोर से चिल्लाया, हातिम, ये मैं हूँ, मैं आर्यन हूँ। क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ?
आर्यन इस शब्द को सुनकर हातिम के दिमाग में एक पल के लिए कुछ हुआ और वो आधे सेकंड के लिए रुक गया। लेकिन उसी समय कुंदन ने गुस्से में कहा, कुत्ते, मैंने तुमसे उसे मारने के लिए कहा था, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? एक बार फिर से आदेश मिलते ही हातिम ने आर्यन को एक और मुक्का मारा। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वास्तव में हातिम की ताकत बहुत मजबूत थी, यहाँ तक कि वो भी इसे संभाल नहीं सका। उसने टेलीपोर्ट किया और दूसरी जगह चला गया। आर्यन ने कुंदन की ओर देखा और कहा, कुत्ते, तूने इसके साथ क्या किया है? कुंदन हंसा, यह कुछ ज्यादा नहीं है, यह सिर्फ रक्त कीड़े का कमाल है, और वो भी एक किंग रक्त कीड़ा। अब वो बस मेरी बात सुनेगा। वो अब एक कुत्ते से भी अधिक आज्ञाकारी है। हा हा हा। हातिम, तुम अभी भी वहाँ किस लिए खड़े हो? उसे मार डालो। आर्यन पूरी तरह से हैरान था। इस समय उसकी नजरें कुंदन पर टिकी हुई थी और उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा। तो तुमने ये क्या? कुंदन को आर्यन का बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि उसके पास हातिम था जिसने अभी उसे 2 घूंसे मारे थे। आर्यन हातिम की बराबरी नहीं कर सकता था, इसलिए वो आत्मसंतुष्ट होकर हंसा। मैंने 10 सालों तक इस किंग रक्त कीड़े को पाला और इसके ऊपर अनगिनत प्रयासों को खर्च किया है। जब मैंने पहली बार हातिम को देखा था, तब से मुझे पता था कि वो इसके लिए एकदम सही पात्र है। वो दिव्य शक्ति के साथ पैदा हुआ था, उसके अंग पूरी तरह से विकसित हैं और वो किंग रक्त कीड़े को निगलने के दर्द का सामना कर सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान वो नहीं मरेगा। लेकिन कुंदन के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कुराहट फैल गई और आगे बोला, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी शारीरिक दिव्य शक्ति मेरी कल्पना से ज्यादा मजबूत होगी। हा हा हा। क्या तुम उसे ढूंढना नहीं चाहते थे? जाओ जाओ और उससे लड़ो। हा हा हा। वो घमंड से हंसा। अभी वो सिर्फ मेरी बात सुनेगा। तू उसे एक भाई की तरह मानता है ना? लेकिन उसकी नजर में तू सिर्फ एक दुश्मन है, मेरा दुश्मन, यानी कि उसके मालिक का दुश्मन। हा हा हा। कुत्ते, तूने मेरे पोते और बेटे को मारा है ना? अब मैं तेरी जान लेकर उनकी आत्मा को शांति दूंगा। हातिम, उसे मार डालो। कुंदन गुस्से में जोर से चिल्लाया। हातिम एक बार फिर आर्यन की ओर दौड़ा। इस समय आर्यन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका गुस्सा चरम सीमा तक पहुंच गया था। उसे नहीं सोचा था कि वास्तव में इस दुनिया में ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति होगा। वो अब अपने दिल के गुस्से को दबा नहीं पा रहा था। कुंदन, मैं तुम्हारी नस्लों को खत्म कर दूंगा, आर्यन ने गुस्से में चिल्लाया। इसके तुरंत बाद उसका शरीर गायब हो गया, जो एक टूटे हुए धागे की तरह था, और कुंदन के सामने पहुंच गया। तुरंत उसने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे ऊपर उठा दिया, फिर उसे जमीन पर देकर मारा। बूम! कुंदन को समझ नहीं आया कि अभी उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि आर्यन बहुत तेज था और उसके पास कुछ भी करने का वक्त नहीं था। जब तक उसे कुछ भी समझ, वो पहले ही जमीन पर था और उसका शरीर दर्द में था। आर्यन ने उसे इतनी जोर से पटका था कि नीचे जमीन पर दरारें आ गई थी। फिर उसने मुंह से खून थूका और हातिम पर चिल्लाया, हातिम, कुत्ते, तू वहाँ क्या कर रहा है? जल्दी कर और अभी इसे मार डाल। उसकी बात खत्म होने से पहले ही आर्यन ने उसके मुंह पर घूंसा मारा। उसके मुंह से खून बहने लगा और एक बार फिर से उसने खून थूकते हुए चिल्लाया, हातिम, कुत्ते, जल्दी कर। बैंग! आर्यन ने एक और मुक्का मारा और गर्जना की, तुम जैसे लोगों के लिए 10,000 बार मरना भी काफी नहीं होगा। एक पल में आर्यन के घूंसे मूसलाधार बारिश की तरह बरसे, एक के बाद एक घूंसे कुंदन की छाती पर लगते रहे। प्रत्येक घूंसे को उसने अपनी पूरी ताकत से मारा था। वो बहुत गुस्से में था। लगभग 10 घूंसे लगने के बाद कुंदन की छाती में छेद हो गया। उसकी आंतें जमीन पर गिर गईं और उसके आंतरिक अंग बाहर निकल गए, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं था, क्योंकि आर्यन ने उसे जानबूझकर जान से नहीं मारा था। लंबे समय तक कुंदन ने जमीन पर पड़ी अपने आंतरिक अंगों को देखा, जो उसके शरीर से बाहर निकले पड़े थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो बहुत डर गया। उसकी आंखें डर से भर गईं और उसने कहा, कचरे, तू मुझे मार नहीं सकता। अगर तू मुझे मारेगा तो तुझे भी मरने से कोई नहीं बचा सकता। जेकाल संप्रदाय तुझे जाने नहीं देगा, गणपत तुझे जाने नहीं देगा, चंद्रपाल भी नहीं जाने देगा और मेरा पोता कबीर भी नहीं जाने देगा। वो पूरे जेकाल संप्रदाय का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य है।
और वो जेकाल संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर का शिष्य है। अगर तू मुझे मारने की हिम्मत करेगा तो पूरा जेकाल संप्रदाय तुझे माफ नहीं करेगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ? तुम जैसे लोग मेरे हाथों से मरने लायक भी नहीं हैं। इतना बोलने के बाद वो खड़ा हो गया। उसने पहले ही उसके आंतरिक अंग निकाल दिए थे, तो वो अब अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। उसके लिए अभी सबसे जरूरी हातिम था। आर्यन ने खड़े होकर हातिम को देखा, जो उसे मारने के लिए उसी की ओर दौड़कर आ रहा था। फिर आर्यन ने पूर्वज रुद्रदेव से बात की और पूछा, पूर्वज, क्या आपके पास उस किंग रक्त कीड़े से निपटने का कोई तरीका है? अगर है तो मुझे जल्दी से बताओ। आर्यन से हातिम की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो सच में नहीं समझ पा रहा था कि कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। एक किंग रक्त कीड़ा को बिना विरोध के निगलना मूर्खता नहीं थी तो और क्या था। हातिम की लाल आंखों को देखकर आर्यन दूर से ही चिल्लाया, हातिम, मैं आर्यन हूँ, अपनी आंखें खोलो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि यह हातिम के दिमाग में घुस गई। हातिम का मुक्का अचानक रुक गया और वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसका मुक्का आर्यन के सिर में लगने से केवल 1 सेंटीमीटर दूर था। हातिम ने अपना हाथ नीचे कर लिया और आर्यन को देखा। हातिम की आंखें दर्द से भर गईं, जैसे कि वो कह रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे माफ कर दो। उसकी इस हालत से आर्यन का दिल दुखने लगा। उसने अपने दिल में फिर पूछा, पूर्वज, क्या वास्तव में कोई रास्ता नहीं है? वो वास्तव में हार नहीं मानना चाहता था। अगर हातिम को बचाने का एक भी मौका था तो वो उसे नहीं छोड़ना चाहता था। उसने उसे अपने भाई के जैसा माना था, यहाँ तक कि उसके लिए दिव्य थंडर हथौड़ा भी बनाया, जो आर्यन ने सिर्फ उसी के लिए रिफाइन किया था, और उसने उसे स्पिरिट आर्म भी दी, जिसे उसने खुद फ्यूज नहीं किया था। उसने उसे वास्तव में अपने सगे भाई से बढ़कर माना था। पूर्वज रुद्रदेव ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अगर मेरी ताकत पहले जैसी होती तो इस किंग रक्त कीड़े को तो छोड़ो, अगर इसका पूर्वज ड्रैगन रक्त कीड़ा भी होता तो भी उसे संभालने में मुझे दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं अब सिर्फ एक शेष आत्मा हूँ और मेरे पास अपनी पूर्व शक्ति का 1 अरबवां हिस्सा भी नहीं है। हालांकि मेरे पास उसे बचाने का एक तरीका है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में सावधानी से सोचना होगा, क्योंकि अगर ये तरीका सफल भी हो जाता है तो भी वो अंततः एक पागल दिखने वाला मूर्ख बन जाएगा, और जहाँ तक विफलता की बात है उसकी संभावना बहुत अधिक है। तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। कम से कम वो इस तरह नहीं मरेगा। अगर पूर्वज रुद्रदेव ने आगे बोलना जारी नहीं रखा और बीच में ही रुक गया। वो खुद को भी थोड़ा दोषी ठहरा रहा था, यह महसूस करते हुए कि वो आर्यन के किसी काम का नहीं था। पिछली बार फायर ग्लास शहर में भी ऐसा ही था और यहाँ भी ऐसा ही था। इस भावना ने उसे बहुत असहज महसूस कराया, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। आखिरकार वो सिर्फ एक बची खुची आत्मा का टुकड़ा था। उसके पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती थी? लेकिन मानो आर्यन ने पूर्वज रुद्रदेव के शब्द सुने ही ना हो। उसका पूरा ध्यान हातिम पर था, जो लगभग उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे बचा लो। हालांकि वो ऐसा बोल नहीं रहा था, लेकिन आर्यन उसके दिल की हालत को समझ सकता था। वो उसके दिल के दर्द को महसूस कर सकता था। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, किंग रक्त कीड़ा उसके दिमाग को पूरी तरह से निगलने में सिर्फ 1 घंटा लगाएगा। वो फिर पूरी तरह से उसके काबू में होगा। बच्चे, तुम्हें जल्द कोई फैसला लेना होगा। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है। ठीक है, आर्यन ने कहा, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। फिर उसने हातिम की ओर देखा और कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। फिर भले ही तुम एक मूर्ख, एक पागल बन जाओ, फिर भी तुम मेरे भाई होगे, आर्यन के भाई। पूर्वज रुद्रदेव ने थोड़ा कहा, अब ध्यान से सुनो, मैं जो भी कहूँगा तुम वही करोगे। कदम गलत नहीं हो सकते हैं, वरना नुकसान बहुत बुरा होगा। पहले उसे उस किंग रक्त कीड़े को अपने शरीर में दबाने दो। आर्यन ने कहा, ठीक है। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, 4 उंगलियों में ट्रयू एनर्जी को इकट्ठा करो। फिर चारों उंगलियों की ट्रयू एनर्जी को एक उंगली के माध्यम से उसके शरीर में डालो। ध्यान रखना कि यह उसके माथे के बीच की हड्डियों से होती हुई जाए और उसके दिमाग में प्रवेश करे।
आर्यन ने वैसा ही किया जैसा उसे पूर्वज रुद्रदेव ने कहा। इससे उसकी त्रयु एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में खर्च हो रही थी। जब त्रयु एनर्जी ने हातिम के माथे में प्रवेश किया तो वो शक्तियों के रास्ते से होने की जगह हड्डियों के माध्यम से उसके दिमाग में पहुंची। ऐसा इसलिए था क्योंकि हातिम के शक्तियों के रास्ते किंग रक्त कीड़े द्वारा रोक दिए गए थे और वो उसे बुरी तरह से काबू करने की कोशिश कर रहा था। त्रयु एनर्जी के हातिम के दिमाग में प्रवेश करते ही रक्त कीड़े ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि आर्यन ने भी हार नहीं मानी। वो अपनी पूरी ताकत के साथ त्रयु एनर्जी की मदद से रक्त कीड़े पर पलटवार करने लगा। इस तरह हातिम के दिमाग में एक अलग ही युद्ध छिड़ गया था, जिससे हातिम का पूरा शरीर कांप रहा था। पर वो जानता था कि आर्यन यह उसकी भलाई के लिए कर रहा है, इसलिए उसने बेकाबू होने की कोशिश नहीं की। लगभग आधे घंटे बाद आर्यन की उंगलियां ढीली हो गईं और उसका शरीर बेहद कमजोर हो गया। ये पहली बार था कि वो इतना कमजोर था। उसकी पूरी त्रयु एनर्जी खत्म हो चुकी थी। हातिम का शरीर भी अचानक सिकुड़ गया, उसका गला भर गया और उसने अचानक अपने मुंह से काला खून थूक दिया। खून के थक्के के भीतर एक कीड़ा था जो एक अंगूठे के आकार का था। यह किंग रक्त कीड़ा था। हातिम, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हें खुद को पागल होने से बचाना ही होगा। यह बोलते हुए आर्यन खड़ा हो गया। आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। धन्यवाद।